हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। जैसा कि आप सबके साथ डिस्कशन हुआ था कि आपको सीडीएस के पेपर्स को लेकर इधर उधर कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। आपको सारे पेपर्स का डिटेल्ड एनालिसिस यहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कौन सा पेपर हमारे पास है? आज हम बात करेंगे सीडीएस 1 2023 के डिटेल्ड एनालिसिस को लेके। इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस का समाधान यही हो जाएगा, कहीं उधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। पूरी आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारे पेपर्स मैंने एनालाइज करके डाल दिए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर अपना अच्छा रोल प्ले करते हैं जब एग्जाम पास में आता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत भी। यहाँ पे आ जाओ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखो हमने यहाँ जो किया है आपके लिए, हमने क्वेश्चंस को टाइप नहीं कराया है क्योंकि हो सकता है कि टाइपिस्ट को छोटे मोटे चेंजेस कर दे, बट हमने सीधे सीधे एक कोशिश की है कि आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वही दे दिया जाए। ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सच में क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। हमें समझ आ रहा है आई क्या है, वर्ब है। सॉरी, आई क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। लाइक क्या बेटा हमारी, लाइक हमारी वर्ब होगी। ठीक है, आई लाइक मुझे पसंद है, कौन पसंद है, बॉय। तो ठीक है ना, आई लाइक बॉय। ठीक, कौन सा, दैट। तो ये दैट बॉय के लिए आया, बिल्कुल सही बात है, आई लाइक दैट बॉय। तो अगर मैं वैसे अपने हिसाब से बात करूं तो मेरे हिसाब से दैट जो होगा, या तो मैं इसको कहूंगा डिटर्मिनर होगा, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, मेरी ओपिनियन कहती है कि आंसर ये होगा क्योंकि ग्रामर यही कहती है। ठीक है, ये यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, ये पार्टिसिपल हो ही नहीं सकता, कंजंक्शन हो नहीं सकता, नाउन ये हो नहीं सकता है। तो हमारे पास ये बचा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में बस मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप मार्क करें तो 20 का आंसर होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, डिफेंस एस्पिरेंट है, छोटे बच्चे नहीं हो। जो बताया जा रहा है वो आपको क्लियर, लाउड एंड क्लियर समझ आ रहा होगा कि जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। ये क्लोजेस्ट वन है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव मिलता है। तो चलो काम चला लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आइए। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। ठीक है, नो और नॉट के डिफरेंसेस आपको पढ़ाए जाते हैं। नो किसका काम करता है? नो काम करता है डिटर्मिनर का। ठीक है, तो डिटर्मिनर के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है? नाउन। जिन वर्ड के बाद में एन ई डबल एस आता है वो क्या होते हैं? नाउन। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये क्या होगा? ये आपका नाउन होगा, ये आपका नाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव नो सेंस। अभी अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में ही आपको नो क्लियर कर दिया वैसी बातों बातों में। तो नो क्या होगा बेटा? नो आपका डिटर्मिनर होगा, बात एकदम खत्म होगी। ठीक है, यू हैव सेंस, सेंस नाउन है, नो क्या होगा? डिटर्मिनर एडजेक्टिव होगा। तो वैसे ही पहले से ही क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहता है नन ऑफ दीज कार्स इज इन यूज। ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है, हमसे कहा जा रहा है ये सारे के सारे। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है क्योंकि सारे प्रोनाउन पूछ लिए हैं। ठीक है, अब कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव जो होता है वो होता है ना जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगा होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस दैट दीज दोज वाले। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से होते हैं? जिसमें आता है आपका ईच होगा, या फिर आपने कहा ईच होगा, एनी होगा, दो टाइप ऑफ। ये नहीं है। ठीक है, नीदर, नीदर होगा, इधर होगा। तो सही आंसर क्या होगा? इंडेफिनिट होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज कार्स, इनमें से कोई भी नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी वाली। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, क्या आंसर होगा? अब वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अगर मैं नाउ हटा दूं तो वी शैल बिगिन टू वर्क, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कुछ बचा ही नहीं। तो अब ये नाउ किसके बात कर रहा है? कम करने की, अब करने की। ठीक है, अब शुरू करने की। तो वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है, तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता, कंजंक्शन बिल्कुल नहीं है, प्रोनाउन बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। अब ये जो ओइंग टू होता है अक्सर आपने पढ़ा होगा, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ये सब क्या होते हैं? सब प्रपोजिशंस होते हैं। तो यहां डिस्कशन की बड़ी बात नहीं है, प्रपोजिशन आंसर होगा। नेक्स्ट आइए। My sister is just 16 and therefore not eligible to vote. Therefore not eligible to vote. Okay, क्या होगा? gerund होगा, verb होगा, adverb होगा, adjective होगा, conjunction होगा। तो अगर देखो adjective होगा, conjunction होगा, तो दो चीजें आपको, दो सेंटेंस देखनी पड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हो कि end क्या पहले से conjunction है। तो therefore क्या होता है बेटा? ये एक adverb का काम करता है। ठीक है, therefore एक adverb होगा। करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स विद अस। दे ट्राइड टू फाइंड। अब एक बात बताओ, पार्टिसिपल वर्ब इन्फिनेटिव और gerund पूछा गया और अंडरलाइन कर दिया गया टू। सोचने वाली बात है ना। तो भाई ये कहो इनसे कि यहां तक अंडरलाइन करो, टू फाइंड तक। अगर मैं खुद करके लेके आता ना तो आप सोचते कि हाँ, आपके टाइपिस्ट ने ये कर दी होगी गड़बड़। ठीक है, जबकि हमारे टाइपिस्ट का कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इन्फिनेटिव होगा। अब तो समझ आ गया क्या गड़बड़ होती है। इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए, वरना हम इसको टाइप भी करवा लेते, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, फिर बच्चों को लगता है कि पता नहीं कैसे कर दिया। ठीक है, करेक्ट आंसर इन्फिनेटिव होगा। टू फाइंड को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट आइए। विच वे शैल वी गो। नाउन है, gerund है, कंजंक्शन एडजेक्टिव है। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो विच वे है तो नाउन तो बिल्कुल हो नहीं सकता, gerund पर प्लस आईएनजी होता है। विच कंजंक्शन तब हो सकता है या तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करे, फ्रेजेस को कनेक्ट करे, दो सेंटेंसेस को। ऐसा कुछ हुआ नहीं तो ये भी हटा दो, जो बचा वही आंसर एडजेक्टिव होगा। कैसे एडजेक्टिव होगा भैया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। वे नाउन है, विच के बारे में, विच जो उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। अलाश ही इज डेड, क्या ये भी बताना पड़ेगा आपको? क्या होगा? डिटर्मिनर होगा, कंजंक्शन, प्रपोजिशन या इंटरजेक्शन। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अलाश बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इंटरजेक्शंस होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में लिखे जाते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द सेंटेंस। ओके, ग्रामेटिकली दे आर इंटरलिंक्ड, नॉट इंटरलिंक्ड विद द सेंटेंस। ओके, चलो आ जाओ।
अब हमसे कहा जा रहा है आपको फिल करना होगा ब्लैंक स्पेस में, एंड द फॉलोड बाय 4 चॉइसेस, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, ही वाज स्पीकर दैट आई हैड एवर हियर्ड। द मोस्ट एलोक्वेंट होगा, द मोर एलोक्वेंट होगा, वेरी एलोक्वेंट होगा या एलोक्वेंट होगा। ठीक है, देखो बड़ा सीधा तरीका है, हम इसमें से कैसे कैसे एलिमिनेट करते हैं वो समझना है। एलोक्वेंट इसलिए एलिमिनेट होगा क्योंकि एडजेक्टिव और ये जो स्पीकर लिखा गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर होता ही इज एन एलोक्वेंट स्पीकर तो हो सकता था, या ही वॉज द एलोक्वेंट स्पीकर तब कुछ कर सकते थे। ठीक है, आर्टिकल यहां भी मिसिंग है तो ये भी गलत हो जाएगा। द मोर कंपैरेटिव के साथ होगा नहीं, सुपरलेटिव आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, द मोस्ट एलोक्वेंट होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आइए। What was the name of the person to you spoke on the phone? ठीक है, What was the name of the person to? अभी बताओ to who होगा, to whom होगा, to whose होगा, to which होगा। सोचने वाली बात है, क्या आंसर होगा समझते हैं। जब ये टू लिखा है तो टू क्या है, प्रपोजिशन, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, यही है ना, तो हु सब्जेक्टिव केस आता है, हटा देते हैं, हुज पॉजिटिव केस होता है, हटा देते हैं। अब दो चीजें बची, या तो हुम बचा या विच बचा। अब हमें पता है कि विच आता है नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए, और हु आता है लिविंग बीइंग के लिए। तो हम कहें किस इंसान से तुमने बातें करी, तो इंसान का ऑब्जेक्टिव केस ये वाला होगा, हुम, टू हुम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। अब देखो ये तरीका आपको समझ आ गया होगा कि यहां सिर्फ हम डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं, यहां आप लोग इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि लाइव नहीं है जिसमें हम आपसे बातें कर रहे हो, आपकी बातें समझ लो नहीं। ये पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस आपको समझाने के लिए है, कम टाइम में आपको पूरा पेपर मिल जाए। ठीक है, हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करने में 1.5 आवर के आसपास या 2 घंटे मैक्सिमम आपके लेने वाली है। चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या आंसर होगा, आ जाओ। हमने कहा हैव यू सीन मोहन, क्या तुमने मोहन को देखा है, तो हैव यू सीन। अब देखो यस्टरडे हैव के साथ नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्टली कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, बाद में मतलब लास्टली अंत में होता है, लेट माने देरी से होगा, तो हैव यू सीन मोहन लेटली। करेक्ट आंसर आपका 13 का ए होगा, लेटली। और लेटली का मतलब क्या होता है, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, ये भी नोट कर लेना, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं 14, वी लिव इन एन ओल्ड हाउस। ठीक है, तो रादर ओल्ड हाउस, फेयरली क्वाइट या प्रेटी ओल्ड हाउस। अब मैं कह रहा हूं हम पुराने घर में रहते हैं, तो आप जो पुराने घर की बात करो कि कैसे पुराने घर में रहते हो। ठीक है, तो रादर का मतलब होता है कि जैसे आपने कहा उससे भी ज्यादा पुराना, इट गिव द सेंस ऑफ कंपैरिजन, लाइक फेयरली बिल्कुल हो नहीं सकता, प्रेटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वी लिव इन क्वाइट ओल्ड हाउस, हम एक पुराने से घर में रहते हैं। तो क्वाइट जो होता है ये इसलिए यूज किया जाता है कि ना तो बहुत एग्रेसिव होता है, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम नहीं है, रादर मतलब एक्सट्रीम होता है, तो एक्सट्रीम का आइडिया नहीं। वी लिव इन क्वाइट ओल्ड हाउस, हम पुराने से घर में रहते हैं, इट्स नॉट वी लिव रादर एन ओल्ड हाउस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखो, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस। ठीक है, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस। अब सुनो, इस सेंटेंस को आप ऐसे देखने की कोशिश करो, आई एम प्लेइंग टेनिस, ये प्रेजेंट में लिखा गया, ठीक है, टुमारो अनलेस, इट रेन्स, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इट डजंट रेन, अनलेस के बाद में नॉट आता ही नहीं है, हटा देते हैं। और जब ये प्रेजेंट में है तो पास्ट हो नहीं सकता है, मे का कोई मतलब बनता ही नहीं है, इट रेन्स विल बी द करेक्ट आंसर। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश होगी, यदि बारिश नहीं होगी तो मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बन जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द ऑफ द कार इज अननोन, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। द मेकअप, मेकअप मतलब होता है सुधार देना। ठीक है, वैसे होता है ना कि मेकअप कराना, सेम ही है, पास्ट में ही प्रेजेंट में लिखा गया। द मेकिंग ऑफ द कार इज अननोन, मेकिंग मतलब बनाना, बनाना कैसे अननोन उसका, द मेक मतलब होता है बिल्ड, द बिल्ड ऑफ द कार इज अननोन, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा, करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, बच्चों को मेक लगा ही नहीं होगा, वो मेकिंग लगा के आए होंगे। ठीक है, कार का बनाना नहीं अननोन है, जो मेक है ना उसका बिल्ड है, उसका जो क्या कह सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, दैट वन। ही पेड हिज डेट्स टू द लास्ट पेनी। ठीक है, अब जो डेट्स उसने दिए हैं वो कब तक दिए, लास्ट पेनी तक उसने चुकाए हैं। ठीक है, तो पेड हिज डेट्स क्या होगा बेटा, डाउन होगा, पेड ओवर होगा, फुल हो गया, फुली होगा, तो पेड डाउन होगा, पेड डाउन मतलब होता है पूरी तरीके से चुका देना, तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा, 17 का करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है चुका देना, पूरी तरीके से खत्म कर देना, पेड डाउन। और अगर हम बात करें पेड ओवर, पेड ओवर का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर द मनी। ठीक है, ट्रांसफर द मनी, मनी ट्रांसफर करना, उस सेंस में हम यूज करते हैं पेड ओवर का। ठीक है, किसी अलग एंटिटी को, किसी पर्सन को दे देना, तो करेक्ट आंसर डाउन होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18, डेवलपिंग इन द डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्स डिटेल प्लानिंग। तो डेवलपिंग ग्रोथ होगा, स्कार्सिटी होगा, पॉवर्टी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कुछ चीजें हमें सुन के ही समझ आ जाती है कि इसका आंसर क्या रहेगा। डेवलपिंग के साथ ग्रोथ का कुछ मतलब बनता नहीं है, स्कार्सिटी कमी नहीं होगा, पॉवर्टी कमी नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इन द डाइवर्स कंट्री रिक्वायर डिटेल्ड प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ पॉवर्टी स्कार्सिटी की तो हो नहीं होगी, ग्रोथ का कोई मतलब बनता नहीं कि डेवलपिंग ग्रोथ, तो करेक्ट आंसर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसका सही आंसर आप बी वाला मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, प्रोक्योरमेंट होगा, सब्सिडाइज्ड होगा, एडिक्वेट होगा या कैपिटल होगा।
अब आपको ये समझना है कि आप ये कह रहे हो कि प्रोविजंस बनाए गए हैं, हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। अब प्रोक्योरमेंट प्रोविजंस होता है खरीदने के प्रोविजंस, सब्सिडाइज्ड होता है प्रोविजन को सब्सिडाइज करना, जो बिल्कुल नहीं हो सकता है, कैपिटल प्रोविजंस हो नहीं सकता है। तो यहाँ दो चीजें बनी, प्रोक्योरमेंट प्रोविजंस या फिर एडिक्वेट प्रोविजंस। तो बेटा किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए हम प्रोक्योरमेंट प्रोविजंस थोड़ी बनाए खरीद का, पूरा होगा एडिक्वेट यानी कि प्रॉपर प्रोविजंस बनाए गए, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द एफिशिएंसी ग्रोथ इन द इंडियन फाइनेंशियल, या फिनोमिनल ग्रोथ, या फिर कैटेस्ट्रोफ होगा या मेटियोर होगा। तो द ग्रोथ इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, द एफिशिएंसी नाउन है, ग्रोथ भी नाउन है, तो इसका आंसर हो नहीं सकता, एफिशिएंट ग्रोथ हो सकता था। ठीक है, इतना तो समझ लो, एडजेक्टिव आएगा तब नाउन होगा। ठीक है, फिनोमिनल हो सकता है, कैटेस्ट्रॉफ होता है जैसे कुछ मतलब कैलेमिटी आ जाती है, वो आंसर बनेगा नहीं, और मीटियोर मतलब कौन होते हैं, नाउन ही होते हैं, ये भी वो फॉरेन बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी वाला होगा, फिनोमिनल होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आपके आते हैं क्वेश्चन, ये जो आप जैसे आप कहते हो वर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, वर्ड अरेंजमेंट ही होते हैं और इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से मिलाएंगे। क्या क्या आंसर होगा देखिए, इंडिया हैज बिकम with time accounting for 25% of the total available water, the world's largest extractor of groundwater। ठीक है, तो एक बात सोच के देखो, यहां से एक आइडिया लग रहा होगा आपको, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ना बाहर निकालना ऑफ ग्राउंड वाटर, अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर। ठीक है, ये इसके साथ आना चाहिए। और अगर मैं देखो शुरुआत कहां से होगा, ठीक है, इसमें देखो अगर कहते हैं इंडिया हैज बिकम, अगर हम पी से शुरू करें जो इन्हें दिया है, ठीक है, इंडिया हैज बिकम विद टाइम, विद टाइम के बाद पी क्यू आर, आर आ नहीं सकता है, तो ये आंसर हट गया बिल्कुल। ठीक है, और पी के साथ इंडिया हैज बिकम अकाउंटिंग फॉर, ये हो नहीं सकता, तो ये तो पी वाला तो हुआ कैंसिल। ठीक है, अब बात बची क्यू वाले में, क्यू वाले से शुरू होगा, तो विद टाइम इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यानी कि QPS होना चाहिए, और QPS का है सी वाले में, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। पहला समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखिए, आप भी थोड़ा सा टाइम देंगे, समझ आएगा, उतना मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, क्या बन सकता है। अगर मैं कहता हूं द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो एक्सट्रीम्स है ना किसके, ऑफ क्लाइमेट चेंज की, प्रेजेंट करते हैं एक्सट्रीम पेरिल्स को ऑल ओवर वर्ल्ड। प्रेजेंट क्या वहां पे वर्ब है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा, तो एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पहले क्या आना चाहिए बेटा, द एक्सट्रीम्स आना चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, और ये इसके लिए क्लॉज फ्रेज आ गई, नाउन फ्रेज पूरी बना दी, ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्यू पे खत्म होना चाहिए और आर से शुरू होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बन जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए वाला बन जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट द कंपनी फोरकास्ट, द कंपनी फोरकास्ट सब्जेक्ट ऑफ बिग दे दिए गए, क्या फोरकास्ट करते हैं वो समझना। एविएशन मार्केट अमंग गेस्ट द G20 कंट्रीज, दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग। अब ये तो समझ आ रहा है दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग, अब ग्रोइंग क्या होगा, ग्रोइंग एविएशन मार्केट अमंग गेस्ट किसके बीच में, सबके बीच में। तो इतना तो कंफर्म कर लो कि जो एस आएगा, एस के बाद में क्यू होगा, एस के बाद में क्यू कहां है, यहां नहीं है। ठीक है, एस के तुरंत बाद क्यू यहां है, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं है, तो ये आंसर निकल के आ रहा है, एक बार मिला के देख लो। द कंपनी फोरकास्ट करती है, क्या फोरकास्ट करती है, दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएटर मार्केट अमंगेस्ट द G20 कंट्रीज। अमंगेस्ट के बाद आने वाला उसका ऑब्जेक्टिव भी प्लूरल होना चाहिए, तो अगर मैं अमंगेस्ट को देखता हूं तो कंट्रीज प्लूरल है, देखो यहां कुछ प्लूरल नहीं है, यहां कुछ प्लूरल नहीं है, तो ये भी कंफर्म है कि क्यू के बाद आर ही होगा, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर बी वाला बन जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी वाला बन जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझो, नियर विलेजेस और हर्डर कैंप्स शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल। ठीक है, और स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड। ठीक, आंसर क्या होगा समझते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लें, क्या लिखा गया। जो नियर विलेजेस और हर्डर्स कैंप्स होते हैं ना, जहां इकट्ठे होते हैं झुंड वाले, ये जो हैं, जो शैंगडोंग्स होते हैं, ये ट्रेडिशनल हैं। ठीक है, स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड, ये सब बनाया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, तो देखो ये जो जगह है ना शैंगडोंग्स, ये है आर ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल क्या होती है, ट्रैपिंग्स होती हैं। पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड इस सब से बनाई जाती हैं। क्या है, देखो लिखा पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड, शेप्ड क्या होती है, फनल शेप्ड क्या है, फनल शेप देखो शैंगडोंग्स नहीं होगा, स्टोन वॉल्स होती है। तो एस के बाद जो आर है, ये हमें समझ आ गया सीक्वेंस है, एस आर की सीक्वेंस देखो यहां नहीं है, एस आर की सीक्वेंस, एस आर यहां तो है ही नहीं और यहां भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। अच्छा है कि कहीं ना कहीं एक ही चीज से मिल रहा है, तो आप मिला के देखते हैं। शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल क्या है, ट्रेडिशनल। अब ये ट्रेडिशनल भी क्या, अगर आप देखो तो ट्रेडिशनल आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए। अब ये ट्रेडिशनल
या तो स्टोन वॉल्स को, लेकिन स्टोन वॉल्स कॉमा कैसे लगेगा फिर एंड वाला, भाई कॉमा का मतलब क्या है, कॉमा का मतलब है कि इसके बाद एक और नाउन लगा होगा फिर एंड लगा होगा, तो हो नहीं सकता है। तो करेक्ट आंसर ये भी होगा कि क्यू के बाद ऐसे ही आ सकता है, ठीक है, ये मिला लो। तो आपने कहा क्या है कि ट्रेडिशनल ट्रैपिंग्स है, पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड है। उसके बाद आर कहता है कि स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट नियर विलेज और हार्डर कैंप्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए कि क्या करेक्ट आंसर होगा, करो बेटा। नेक्स्ट कहता है सेवरल एंटीक्यूटीज फ्रॉम अदर नेशंस ओवर द ईयर इंडिया हैज ब्रॉट बैक। अब इतने ही टाइम में कर लो, इंडिया हैज ब्रॉट बैक व्हाट, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि इंडिया हैज ब्रॉट बैक व्हाट, इंडिया क्या ब्रॉट बैक करती है, तो समझ के देखते हैं। इंडिया हैज ब्रॉट बैक, ठीक है, अगर मैं कहता हूं आर से शुरू हो रहा है, ठीक है, आर के बाद एस होगा, तो इंडिया हैज ब्रॉट बैक व्हाट, सेवरल एंटीक्यूटीज फ्रॉम अदर नेशंस ओवर द ईयर्स। ये तो बहुत आसान है, इंडिया क्या लेके आई है, इंडिया इज ब्रॉट बैक, तो करेक्ट आंसर देखो ए वाला बिल्कुल सीधा सीधा बन गया। इंडिया हैज ब्रॉट बैक व्हाट, आंसर आया सेवरल एंटीक्यूटीज फ्रॉम अदर, अदर के बाद में क्या आएगा, अदर नेशंस ओवर द ईयर, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है द अरावली हिल रेंजेस ऑफ द यमुना रिवर एंड आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप्स द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। अब क्या आंसर होगा, सीधा सब्जेक्ट ढूंढ लो पहले, इसमें सब्जेक्ट के साथ आपको आंसर मिलने लग जाएंगे। देखिए क्या होगा, हमने कहा था अरावली हिल रेंजेस ऑफ द यमुना रिवर एंड आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप, ठीक है। अब देखो इसमें जो अरावली हिल्स है वो लग तो रहा है सब्जेक्ट जैसा, अगर मैं कहता हूं द अरावली हिल्स रेंजेस, रेंजेस के साथ आर नहीं आएगा, देखिए रेंजेस आर स्प्रेड आउट, अरावली हिल्स रेंजेस आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप, ठीक है। और दूसरा ऑफ द यमुना रिवर एंड, एंड जो कंजंक्शन है इसके साथ कुछ और जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझते हैं, देखो अगर हम अरावली हिल्स जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है सब्जेक्ट को लेकर, इसको एक बार हटा के अलग से पढ़ें, तो देखो ऑफ वाले से शुरू होगा नहीं, उससे शुरू होगा नहीं, ऑप्शन मेरे पास बचा एक एस से शुरू हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, क्यू वाले एस वाले, पी से शुरू नहीं हो रहा है और आर से शुरू नहीं हो रहा है, तो पी वाला हटा ही देते हैं, अब बस दो ही बचे, या तो एस से लगा लो क्यू से लगा लो। एस वाला कहता है द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, ठीक है, एस वाला कहता है द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। अब इनके बारे में आर स्प्रेड, अब पार्क्स प्लूरल है तो द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप्स, पूरे नेचुरल लैंडस्केप में फैले गए हैं, कहां, ऑफ द यमुना रिवर एंड द अरावली हिल रेंज। अब ये जो एंड है यमुना रिवर के साथ जुड़ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि क्यू के बाद में पी आएगा, क्यू के बाद में पी है, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, समझ आ गया, करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट बात करते हैं 27, देखिए क्या आंसर होगा। The family found out their mother's friends were going to that sum of Poland in car, ठीक है। अब कहीं जा रहे हैं, इन कार जा रहे हैं, पोलैंड इन कार से तो शुरू होगा नहीं, एस वाले से, तो ठीक है, इसको तो आप कह सकते हो कि ये तो शुरू होना ही नहीं है, इतना तो हर कोई कह सकता है, ठीक है। अब शुरू किससे होगा, क्यों कहता है देयर मदर्स फ्रेंड, बेटा किसकी मदर, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पहले लिखना होगा, ठीक है। अब हमारे पास आर और पी दो ऑप्शन बच जाते हैं, ठीक। आर कह रहा है दैट सम ऑफ, ये भी हटा दो तो पी ही बचा। द फैमिली फाउंड आउट के व्हाट बेटा, दैट सम ऑफ देयर मदर्स फ्रेंड्स वर गोइंग टू पोलैंड इन कार। गोइंग टू के बाद वैसे भी आपको एक नाउन लगाना होगा, प्लेस का नाम लगाना होगा, तो क्यू के बाद तो वैसे भी ऐसे ही आने वाला है, क्यू एस यहां दिया ही गया है, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बन जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। अर्थ में सीम इमेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस लिविंग इन इट्स सरफेस, ठीक है। अब क्या आंसर होगा, देखो ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट कहां से शुरू हो रहा है। अर्थ में सीम इमेंस हो सकता है पी से शुरू, ठीक है, बिल्कुल, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस, यहां से शुरू नहीं होगा ना, आर से, आर हटा देते हैं। लिविंग ऑन इट सरफेस, एस से भी शुरू नहीं होगा, यानी कि अगर मैं 28 में बात करूं तो दो जगह मुझे दिखाई देती है जहां से शुरू नहीं हो सकता है, एक तो एस से शुरू नहीं हो सकता है, एक आर से शुरू नहीं हो सकता है। अब मुझे कम से कम इतना कंफर्म है कि आंसर इन दोनों में से होगा, ठीक है, दोनों को मिला के देख लेते हैं। अर्थ में सीम इमेंस, ठीक है, पी हो गया, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस लिविंग ऑन इट सरफेस, बेटा ये जो ना एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस और ऐसा कह रहा लिविंग ऑन इट सरफेस, ये सही नहीं है, सीक्वेंस है, मीनिंग कुछ बनके नहीं आ रहा है, क्यों से देखते हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन इट सरफेस, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन इट सरफेस, अर्थ में सीम इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिट्स। अब सही है, अर्थ में सीम कैसी, इमेंस दिखाई देती है एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस, तो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स आपस में जुड़ेंगे तो पी के बाद में आर आना चाहिए। अब पी के बाद आर किस में है, देखो पी के बाद आर इसमें, लेकिन बीच में गैप आ गया, यहाँ पी के बाद तुरंत आर है, तो सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तो ब्लॉक ही तो ढूंढना होता है आपको कि कौन सा ब्लॉक बना है। नेक्स्ट आइए, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। अब द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स कुछ तो कहना चाहती होंगी, विद द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स कुछ तो कहना चाहती होंगी, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें शुरुआत कहां से हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कोई मीनिंग बनाता नहीं है, हैव ग्रोन सब्सटेंस क्यू से होगा नहीं, तो पी से भी नहीं होगा, क्यू से भी नहीं होगा, आर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्न ओवर द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये सीक्वेंस बनती नहीं भाई, यहां से शुरू करो, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, द हैव ग्रोन, अब मार्केट्स प्लूरल है तो हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत तेजी से बढ़ी हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, मार्केट, अब देखो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कॉमा
दूसरी बात क्या है, नाउन आ गया ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन नाउन है, एंड टर्नओवर, तो पी के बाद आर होगा, पी के बाद आर भी है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमर्ज एट लास्ट इनटू आ दोज हु पास्ड थ्रू कंट्री ऑफ अनहेल्दी ब्यूटी दैट वैली ऑफ डार्कनेस। ठीक है, अब क्वेश्चन में आता है कि एक बार शुरुआत देख लो कहां से हो सकती है। ठीक, इमर्ज एट लास्ट इनटू आ, पी से कोई शुरुआत बनेगी नहीं, हटा दो इसको तो पहले। दोज हु पास थ्रू हो सकता है, आर क्या कहता है, कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी, ब्यूटी इमर्ज एटलीस्ट नहीं है, एस क्या कहता है, दैट वैली ऑफ डार्कनेस। देखो बेटे यहां से समझो, ये दोज के बाद हु लगा रखा है, प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, दो सब्जेक्ट एक साथ आ गए, अब इसके बाद निकालनी पड़ेगी। तो दोज हु पास थ्रू, ठीक है, थ्रू थ्रू दैट वैली ऑफ डार्कनेस, जो पास हुए कहां से होके, अब ये थ्रू है ना प्रपोजिशन, इसका मतलब कुछ टू डायमेंशनल लगाना होगा, दैट वैली ऑफ डार्कनेस, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, यहां से लिखे, सॉरी थ्री डायमेंशनल, तो वैली ऑफ डार्कनेस हो गया, दोज हु पास थ्रू दैट वैली ऑफ डार्कनेस। ठीक है, इमर्ज एट लास्ट इनटू आ, इनटू ए क्या है, आर्टिकल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, इसका मतलब कंट्री या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। देखो पी के बाद में ना तो क्यू हो सकता है, पी के बाद में ना एस हो सकता है, इस आर्टिकल की वजह से ये होगा, तो अब आप ये कह सकते हो सर पी आर तो कंफर्म्ड है, ये तो होगा ही होगा। अगर ये समझ आ गया तो पी आर कहां का है, देखो पी आर यहां है, पी आर यहां है, यहां नहीं है और यहां नहीं है, तो ये दो तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, तो हो ही नहीं सकते थे, तो इनमें से आंसर हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाता है, करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, फटाफट फटाफट मुहावरों के आंसर देते हैं। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ लो, आपके पास एक कुल्हाड़ी है, आप उसमें धार ही लगाते रहते हो। ठीक है, तो टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, आई थिंक दैट कॉज प्रॉब्लम्स, या एन एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क, या टू बिहेव एरोगेंटली। बेटा ए करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि आपके पास एक सेल्फिश इंटरेस्ट है पूरा करने के लिए। अब बताओ बाइट द बुलेट क्या होता है, करके दिखाओ फटाफट से, बाइट द बुलेट, जल्दी आंसर दो, फटाफट फटाफट आंसर दे दो। बाइट द बुलेट, बुलेट को चबा लेना। ठीक है, देखिए टू बी एंग्री एंड अनहैप्पी होगा, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन अ वेरी नीड, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट। बेटा किसी डिफिकल्ट चीज को एक्सेप्ट कर लेना, बाइट द बुलेट, गोलियां ऐसे ही नहीं चबाई जाती हैं। लाफिंग स्टॉक कौन होता है, लाफिंग स्टॉक। ठीक है, देखिए समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ, to avoid conflict, to laugh at someone secretly, a jovial and respected person. So the correct answer will be someone who does something very stupid and is made fun of. आप कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर मजाक बनाते हैं, आपका लाफिंग स्टॉक बन जाते हो। पे ओवर द ऑड्स मतलब टू गेट डिविडेंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स, या टू वर्क हार्ड टू मेक पेमेंट्स, टू ट्रीट समवन इन द बैड वे, टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ, यानी कि ज्यादा चुका देना जितना उसकी वर्थ है उससे। एक तरीका होता है, शायद वो एप्रोप्रिएट या पेटेंट तो नहीं है कि जो सबसे बड़ा है वही आंसर है, तो करेक्ट आंसर यहाँ डी वाला हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, यही आंसर है बेटा करेक्ट आंसर। पे ओवर द ऑड्स का मतलब होता है टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ, यानी कि चीजों के लिए ज्यादा पे कर देना जितनी उसकी वर्थ है उससे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। लेकिन ये पेटेंट फॉर्मूला नहीं है, अब ये मत कह देना से इसका आंसर तो 35 का बी होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, देखते हैं। प्ले टू द गैलरी, टू डू समथिंग अलोन, कुछ अकेले कर देना। टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, लोगों को पता चल जाएगा। टू बिहेव इन अ वेरी अनोइंग वे, ठीक है नहीं होगा। टू टेक बिग रिस्क इन बिजनेस, करेक्ट आंसर बी वाला ही होगा। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला कुछ कुछ काम कर रहा है कि जो सबसे बड़ा है वही आंसर है। प्ले टू द गैलरी वही तो होता है, गैलरी में आपने कुछ लगा दिया तो पीपल विल बी नोन टू यू एंड दे विल एडमायर यू। नेक्स्ट आइए। बी इन द सूप, टू बी इन ट्रबल, टू बी वेरी हेल्दी, टू बी गुड एट द वर्क प्लेस, या टू बी ऑनेस्ट टू पीपल। आप बताओ कौन सा आंसर होगा, क्या ऐसा ही फॉर्मूला लगने वाला है? नहीं बेटा, टू बी इन ट्रबल, टू बी इन द सूप का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। अब मत कह देना जो सबसे बड़ा है वही आंसर है वरना फंस जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। टर्न ऑफ द स्क्रू, टर्न ऑफ द स्क्रू का मतलब क्या है? टू बिगिन, to behave in a more positive way, to change people's opinions in your favor, to become unpopular, an action which makes a bad situation worse. So क्या करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, देखो आपने कहा टू टर्न ऑफ द स्क्रू, इसको टाइट कर देना, एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, आपने चीजों को और बुरा कर दिया यानी कि चीजों को खराब कर देना। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अ व्हाइट एलिफेंट मतलब ऐसा मुहावरा जो सभी को पता होगा, समवन हु इज कंप्लीटली गुड एंड ऑनेस्ट, समथिंग that has cost a lot of money but has no useful purpose। ये कहते हैं ना सफेद हाथी पाल लेना, वही व्हाइट एलिफेंट होता है, यानी कि कोई चीज बहुत ट्रबलसम है एंड इट इज रियली एक्सपेंसिव। नाउ अ हॉट पोटैटो, ठीक है, एक काउच पोटैटो होता है, वो तो आपको याद होगा। काउच पोटैटो कौन होते हैं? जो सारा दिन बेड पे पड़े रहते हैं, खाते हैं और खाते खाते मोटे हो जाते हैं। हॉट पोटैटो क्या है? समवन हु इज वेरी एंग्री, नहीं, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद हो सकता है ना ये वाला, या समवन हु इज होलियर देन अपीयर्स टू बी नहीं होगा, टू बी अनेबल टू डिसाइड नहीं, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, एक ऐसी चीज जिससे आप डील ना कर पाते हो। ठीक है, दैट वन विल बी द करेक्ट आंसर, हॉट पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। Apples and oranges, people who are close to each other, people who argue a lot, people who are different and thus incomparable, and people who fight over minor issues।
अब ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हो गया, कहीं आपके चॉक एंड चीज कह सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो लोग चीजें अलग अलग होती है, चीज और क्या है, जो आपकी चॉक है वो अलग अलग है, दिखते ही तो व्हाइट है, अलग इन नेचर, डिफरेंट इन नेचर, तो पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट बात करते हैं भाई एरर डिटेक्शन की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। ठीक है, अभी जो गेस्ट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो कोई भी गेस्ट की हम बात कर रहे हैं। ओके, अगर आप कोई भी गेस्ट की बात करो तो आपको लिखना होगा अ गेस्ट, यानी कि ए में करेक्ट आंसर होगा। अ गेस्ट इज अनवेलकम। ठीक है, व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, जब वो बहुत लंबे समय तक रुक जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। ठीक है, अब आप ये देखो, माई फ्रेंड जो है हमने एक सब्जेक्ट लिखा, एंड बेनिफैक्टर यानी कि ये एक ही तो इंसान है। अगर एक ही इंसान है तो वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कमी तो होती है, फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म होती है आपकी केम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म फिर से कम ही होती है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट आइए। ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, क्या आंसर होगा, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। ठीक है, समझो, जब ईदर और नीदर नॉट नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट वन के अकॉर्डिंग आती है। तो ईदर के बाद ही लगा है और के बाद आई लगा है, आई के अकॉर्डिंग एम लगा है, बिल्कुल सही है। मिस्टेकन क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो करेक्ट आंसर नो एरर, इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसका भी आंसर डी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया। ठीक, समझिए, ये जो लिखा गया आर फाउंड इन इंडिया, ये यहाँ प्रेडिकेट का काम कर रहा है और ये यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं देखो ये ऑफ प्रपोजिशन है तो ये इस प्रपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ईच के अकॉर्डिंग आएगी। ईच एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो सिंगुलर होता है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, आर नहीं होगा, इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आंसर आपका सी पार्ट में होगा, मार्क कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ये सब पूछा गया है, मतलब आप ये सोचो ये हमने अपने पास से थोड़ी बना दिया, ये सब पूछा गया है। हु डू यू विश टू सी, ठीक है ना, तो हु डू यू विश, अगर मैं सेंटेंस को कहूं डू यू विश टू सी हुम, तुम किसको देखना चाहते हो। अभी जो टू सी है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लगाना है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हु थोड़ी होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हुम होता है, तो करेक्ट आंसर है हुम आएगा। आपको सेंटेंस यहां से नहीं समझ आएगा, हु डू यू विश समझ आ रहा होगा, आप इसको यहां से देखो, मतलब हुम डू यू विश टू सी, तुम किसको देखना चाहते हो, मतलब तुम तो देखने वाले हो, चाहते किसके हो। तो सी जो है टू सी इसका ऑब्जेक्ट लगाना था, तो ऐसे लिख दो, और डू यू विश टू सी हुम, किसको देखना चाहते हो, तो करेक्ट आंसर ए पार्ट में होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए पार्ट में होगा, हु का हुम हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। It was one of the best speeches that has ever been made in the parliament. Okay, तो it was one of the best speeches that क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है। अगर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका एक एंटीसीडेंट भी तो होगा, इसका एंटीसीडेंट कौन है, स्पीचेस। स्पीचेस कैसा है, प्लूरल। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, हैज नहीं आएगा, हैव होगा। करेक्ट आंसर बी पार्ट में होगा, मार्क कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आई प्लेड विद सेम बैट दैट यू यूज्ड। आई प्लेड विद सेम बैट दैट यू यूज्ड। ओके, अब इसमें एक बात बताओ, I played with same bat. I played with same bat that used. तो same bat जो फिक्स है ना, I played with the same bat होगा बेटा, with same bat कुछ नहीं होता ना, I played with the same bat वही वाला जो आपने पहले से मेंशन किया है, तो आपको आर्टिकल दा लगाना होगा, I played with the same bat that you used। करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट में होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है his written statement differs in several important respects from his oral statement। उसका जो रिटन स्टेटमेंट है, ठीक है, वो बहुत चीजों में अलग है। तो हिज रिटन स्टेटमेंट डेफर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, ये डेफर्स नहीं होगा, डेफर रोकता नहीं है, इट इज डिफर्स होगा। डिफर्स मतलब अलग अलग होगा, डिफर्स मतलब अलग अलग होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट में होगा, इसको मार्क कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफी। ठीक है, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफी। आई हैव ऑर्डर्ड, ये जो ऑर्डर्ड लिखा गया ये वर्ब तो है, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ फॉर नहीं लगेगा। आई हैव ऑर्डर्ड 3 कप्स ऑफ कॉफी होगा, करेक्ट आंसर ए पार्ट में होगा। वर्ब का क्वेश्चन है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी प्रपोजिशन नहीं आती है, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रपोजिशन नहीं आती है। ठीक है, चलो, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, बताइए क्या आंसर होगा। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, तो वन आपका सब्जेक्ट है, मस्ट बिल्कुल सही लिखा गया, नॉट सही है। बोस्ट ऑफ होता है अपने बारे में सेकी बगाड़ना, वंस जो लिखा गया है वन के लिए पॉजिटिव केस है, ओन सक्सेस, इसका मतलब ये सेंटेंस में नो एरर है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसका करेक्ट आंसर भी डी होगा। चलिए शुरू करें। देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स एंशियस फॉर वर्क। अब भी पानी वानी पीते रहना, ठीक है, कभी बैक टू बैक क्लासेस ही देखते रहो और परेशान हो जाओ। तो देयर वर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स एंशियस फॉर वर्क। बेटा जब आप ग्रेजुएट हैं तो काम के लिए आप एंशियस नहीं होते, चिंता में नहीं होते, ईगर होते, उत्सुक होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बेटा ईगर होगा। कंपोज शांत नहीं होगे, इनडिफरेंट मतलब अनइंटरेस्टेड नहीं होगे, प्रोमिनेंट नहीं होगे, ईगर होगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ ईगर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पावर ऑफ द मोनार्की वाज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ। ठीक है,
अभी जो सर्कमस्क्राइब्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, चीजों को थोड़ा सा घुमा फिरा के कह देना, यानी कि उसको चीजों को लिमिट में कर देना, उसके लिए हम सर्कमस्क्राइब्ड का यूज करते हैं। तो द पावर ऑफ मोनार्की वाज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ, नहीं, उसको नए लॉ ने सर्कमस्क्राइब्ड नहीं कर दिया, मतलब ऐसे नहीं करा कि एक लिमिट में रख दिया, बल्कि उसको कंस्ट्रेंट कर दिया, रोक दिया, ये आंसर होगा। और नेचुरलाइज नहीं कर सकते उसको, आप सर्कमवेंट जाने की जगह नहीं दे सकते, नोटिफाइड नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कॉट हिम ईव्सड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो। वी कॉट हिम ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग क्या होता है? ईव्सड्रॉपिंग होता है किसी को छुप छुप के देखना। ठीक है, तो वी कॉट हिम ईव्सड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो, तो वी कॉट हिम, अब चारों ऑप्शंस में से एक बदल नहीं है, नो इंप्रूवमेंट है नहीं, तो आउटसाइड द विंडो आप वांडिंग नहीं कर सकते, टॉकिंग नहीं कर सकते, लिसनिंग सीक्रेटली हो सकता है, वी कॉट हिम लिसनिंग सीक्रेटली आउटसाइड द विंडो। ठीक है, ये कर सकते हो आप, ना रिफ्लेक्टिंग कामली कर सकते हो, तो करेक्ट आंसर 53 का सी होगा। अगर मैं ये कहता कि इसमें नो इंप्रूवमेंट है तो कह सकते थे, अगर ऑप्शन में होता तो, कि वी कॉट हिम ईव्सड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। The party leader exhorted his members to start preparing for the formation of their government. The party leader exhorted his members, वो exhort करते हैं, expected होगा, urged होगा, facilitated होगा या discouraged होगा। अभी बताओ क्या आंसर होगा? बड़ी सीधी सी बात है, जब हम बात करें इस क्वेश्चन को लेके, तो वो exhort नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो urge कर सकते हैं, urge। ठीक है, expect करना होता है किसी बात को, जैसे कहते हैं ना कि मैंने आपसे, मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, तो आग्रह कर सकते हैं, तो अर्ज विल बी द करेक्ट आंसर। ना तो एक्सपेक्टेड होगा, फैसिलिटेट नहीं होगा, सम्मान देना, डिस्करेज करना नहीं होगा, तो अर्ज कर सकते हैं किसके लिए? हिज मेंबर्स के लिए, टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, प्रिपरेशन शुरू कर दो। द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स। द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स के लिए क्या थे वो? सरली थे, डिस्टेंट थे, या फिर आपने कहा फ्रॉस्टी थे, या कॉर्डियल थे। ठीक है, बस नियरेस्ट मीनिंग बताना है, ये गलत होगा तो इसको हटा देना है। बताओ क्या आंसर होगा? ठीक है, देखो, जब आपने कहा कि जो लोकल पीपल थे वो हॉस्पिटेबल थे, तो हॉस्पिटेबल पॉजिटिव वर्ड है ना, सरली एक नेगेटिव वर्ड होता है, डिस्टेंट मतलब दूर दूर से, फ्रॉस्टी नहीं होगा, करेक्ट आंसर कॉर्डियल होगा। कॉर्डियल रिलेशनशिप का मतलब होता है अच्छे संबंध। नेक्स्ट आइए। सच ट्रेडिशनल मेथड सीम इनकॉन्ग्रुअस इन आवर टेक्निकल एज। ठीक है, कॉन्ग्रुअस सेम होते हैं, इनकॉन्ग्रुअस अलग अलग से दिखते हैं, तो सच ट्रेडिशनल मेथड सीम इनकॉन्ग्रुअस, वो थोड़े अलग से आपको दिखाई देते होंगे। ठीक है ना, इनकॉन्ग्रुअस है मतलब जो नॉट सुटेबल है। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है 56 का? अनआंसरिंग होगा, कांस्टेंट होगा, अनवेरिंग होगा, इनएप्रोप्रिएट होगा। तो जब आप मेथड्स की बात कर रहे हो तो करेक्ट आंसर बेटा इनएप्रोप्रिएट होगा, कि सच ट्रेडिशनल मेथड सीम इनएप्रोप्रिएट इन आवर टेक्निकल एज। नेक्स्ट आइए। मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। मर्क्यूरियल टेम्परामेंट को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे होता है ना कि मर्करी आप समझो उसमें डली हुई है आपके, जो हम चेक करते हैं, फीवर देख रहे हो, टेम्परेचर चेक करते हैं, क्या कहते हैं उसको? थर्मामीटर। ठीक है, तो यही होता है कि चीजें आपके दिमाग से सब शेप समझ आ रही है, सब एक वर्ड एकदम से खिसक गया और आप कंफ्यूज हो गए। पेपर में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो थर्मामीटर आपने देखा है, उसके अंदर थोड़ा सा मरकरी है, और जैसे ही टेम्परेचर सेट हुआ वो एकदम से ऊपर भाग जाता है, सूट कर जाता है। ऐसे नेचर के लोग कि थोड़ा सा टेम्प्ट करो एकदम से भाग जाए। ठीक है, मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, तो कैसा टेम्परामेंट होगा? जल्दी चेंज हो जाए। वोलेटाइल हो सकता है, प्लेजेंट नहीं होगा, एग्रीएबल नहीं होगा, मर्सीफुल नहीं होगा, वोलेटाइल होगा, कि बड़े वोलेटाइल टेम्परामेंट वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉइज टू वेयर प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग। ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लाइज, ये आपका कर्तव्य है। इट इज नीडेड मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा, तो वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से, इलेक्टिव नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है, करना ही पड़ेगा। डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। शी हैज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू लीवर डिजीज। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है पहले ही उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है ना, पहले से उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आप पहले से बता सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता ना, इम्यूनिटी तो ताकत होती है, और एग्जाम्पशन नहीं है, इसका मतलब वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी होता है जैसे आप कहते हैं किसी को आसानी से चोट पहुंचा जा सके, आपने कहा बच्चे तो बड़े वल्नरेबल होते हैं, आप उन्हें आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका, शी वोर अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस। शी वोर अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस। अब ये सार्डोनिक स्माइल कैसी होती है? ऐसी स्माइल जो मजाक बनाने वाली हो, मॉकिंग हो सकता है, रेस्पेक्टफुल, रिवरेंशियल, और डिफरेंशियल नहीं होगा। वैसे अगर आप देखो तो देखो, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, और ये भी पॉजिटिव वर्ड है, और ये एक मॉकिंग नेगेटिव वर्ड है, तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑड वन आउट ही तो होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो ये आते हैं आपके जिन्हें हम कहते हैं पैराजंबर सेंटेंसेस, और ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, और मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि इनको लास्ट में करना चाहिए, और कभी भी इस कोशिश मत करो कि 10 के 10 हो जाए, मतलब बहुत अच्छी बात है आप कर दें, ये किसी टीचर को नहीं कहना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि हमारा काम एग्जाम निकालना है। ठीक है ना, तो एग्जाम निकालने के लिए बड़ा सीधा तरीका है, मुझे एक होता है ना कि ब्रेक इवन है, उसको ब्रेक करना है, मतलब जहाँ तक का मेरा एक सैचुरेशन पॉइंट है उसको ब्रेक करना है, यहाँ से मेरा एग्जाम निकल जाता है, तो मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा करें। ठीक है, टाइम की भी एक लिमिटेशंस होती हैं, सिर्फ 120 मिनट आपके पास है, तो आपको उसमें परफॉर्म करना है। चलो शुरू करते हैं। तो ये बच्चों पता ही होगा, ये जो S1 होता है ये आपका फिक्स सेंटेंस है पहला, और ये S6 आपका लास्ट सेंटेंस होता है। ठीक है, जगह की कमी के कारण हमने कुछ ऐसे इसको यूटिलाइज किया है जिससे आपको दिख भी जाए। ये आपके ऑप्शंस हैं A B C D, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। एक बार पढ़ते हैं तभी समझ आएगा, इसमें कोई ग्रामर तो है नहीं।
लाइक मैनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट्स इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ऐसे ब्रिटेन की कॉलोनी रही विच रूल्ड आउट एनी मूव टू एडजस्ट द एक्सचेंज रेट। अगर इसमें देखें बैंक्स वर लेफ्ट विद अनरिकवरेबल असेट्स, यानी कि कई बैंक्स की बात हुई है। इन डेबिटेड बिजनेस फेल्ड, कौन से, पहले वाले सेंटेंस से इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। विद डिवैल्यूएशन मेड पॉलिटिकल इम्पॉसिबल, फॉल इन एक्सपोर्ट डिमांड लेड टू सस्टेन्ड एंड डीप डिफ्लेशन, ठीक है, विच रूल्ड एनी मूव एंड एडजस्टमेंट एक्सचेंज रेट, यहाँ कुछ आ रहा है। इनडेबिटेड हाउस होल्ड्स लिक्विडेटेड अ वेराइटी ऑफ एसेट्स, जो डेबिट में थे ना, इनडेबिटेड हाउस होल्ड्स लिक्विडेट करते हैं अ वेराइटी ऑफ एसेट्स को टू रिपे लोन्स व्हेन दे कुड, मतलब लोन चुकाने के लिए ये सब करते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट्स रोज, रियल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते चले जाते हैं। तो अब यहाँ आता है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। तो देखो इस सारे सेंटेंसेस में अगर आप देखें, इस सेंटेंस का पहले से कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। इसमें क्यू वाला एक ऐसा सेंटेंस है जो पहले वाले के साथ रिलेट करता है। हमने कहा लाइक मैनी ऑफ इट्स, many of its tropical counterparts, India was a colony of Britain which ruled out any move to adjust the exchange rate, ठीक है। वही हम कह रहे हैं with devaluation made politically impressible, fall in export demands led to sustained and deep deflation, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे देखें तो आर कह रहा है रियल इंटरेस्ट रेट रूल, सच में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए थे, जो लोगों के पास डेट था उन्होंने अपने घर तक बेच दिया, एसेट्स को चुकाया, वैरायटी ऑफ एसेट्स टू रीपे द लोन्स व्हेन दे कुड, ठीक है। फिर आपका देखो पी कहता है इनडेबिटेड बिजनेस फेल्ड, और बैंक्स पर जितने भी इनडेबिटेड बिजनेस थे जिन पर लोन दे रखा तो फेल हो गए, और बैंक्स को क्या मिला ये। तो एक तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि पी वाला लास्ट होना चाहिए, जो कहाँ दिया गया, जो बी में दिया गया, तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर बी वाला होगा। तो मैंने आपको दो बातें बता दी यहाँ पे, एक तो कनेक्शन है ये वाला और एक बी वाला लास्ट होगा, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ऑप्शंस यहाँ थोड़े से ऐसे लिखे गए, ठीक है, दिस वन हियर, हाँ देख लो। तो चलो शुरू करते हैं। कंसीडर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ जस्ट ए स्मॉल इंक्रीज इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अर्थ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात चल रही है, आपने उसमें पोटेंशियल इफेक्ट जो है वो देखा है, स्मॉल इंक्रीज। इफ द सी लेवल रोज, लास्ट सेंटेंस है, सम डेजर्ट्स माइट एनीवे ब्लूम, कुछ डेजर्ट जो होते ब्लूम करते हैं, बट लैंड्स नाउ फर्टाइल माइट टर्न टू डेजर्ट्स एंड मैनी हॉट क्लाइमेटिक क्लाइमेट्स कुड बिकम अनइनहिबिटेड, ठीक है। अच्छा एक और बात है, ये जो पेपर है वो आपको मैं बता ही चुका हूं कि CDS 1 2023 का है, तो अगर आपको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, अच्छा ये भी बात बता दी, सेट ए है, हमने सारे के सारे पेपर यूपीएससी की वेबसाइट से उठाए हैं, तो वो सेट ए है, वहाँ सारे सेट ए लगे हुए, तो हमने सेट ए लिया, ठीक है। तो सेट ए है, तो अगर थोड़ा पढ़ने में ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप वहां से कर सकते हैं। हमने कहा राइज of only a few degree could melt the polar ice caps and submerge the planet in a short time. Rainfall patterns could change। देखो हम बात करें थोड़ा सा इंक्रीज दिखा है और उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट यहाँ बताया गया आर में। आर से कितने सेंटेंसेस शुरू हैं, दो शुरू हैं, ये वाला और ये वाला। तो हमने कहा a rise of only a few degrees could melt the polar ice caps and submerge the planet in a short time। जल्दी सब डूब जाएगा, ठीक है। क्यों कहता है बट लैंड्स नाउ फर्टाइल, ये तो कुछ अलग है। एक बार एस देखो, रेनफॉल पैटर्न्स वुड चेंज, रेनफॉल के पैटर्न्स भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि सब जगह पानी होगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, बाकी आप मिला लेना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाँ 63, ठीक है, देखो क्या आंसर होगा, आ जाओ। In the ancient times, the kings and the royal families had their own banner and seal। अपने बैनर और सील हुआ करते थे। All the members of the royal family shared in the administration as far as possible. The royal palace was maintained in a great state. The king was in theory an autocrat। Theory में king क्या होता था, autocrat होता था। There were opportunities to influence the king in the formulation of policies, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है राजाओं के बारे में बताया, उनकी फैमिली के बारे में बताया, तो हमें समझना है कि क्या आंसर रहेगा। अगर मैं सारे सेंटेंसेस में देखूं कि इन एंशिएंट टाइम्स द किंग्स एंड द रॉयल फैमिलीज हैड देयर ओन बैनर एंड सील, तो जो क्यू वाला सेंटेंस है वो कहता है द रॉयल पैलेस वाज मेंटेन्ड इन अ ग्रेट स्टेट। अब उसके बारे में आगे सब कुछ बता देगा। द किंग्स वाज इन थ्योरी एन ऑटोक्रेट। पी कह रहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ द, पहले राजा कौन था, ये था, जितने भी मेंबर्स थे उनके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर किया गया था। और एस कहता है देयर वर अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस द किंग्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। उसके बाद आ रहा है सो द हाई ऑफिशियल कमांडेड ग्रेट रेस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द डिसेंट एबिलिटी इन कैरेक्टर। इन सब की वजह से तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। पहले आपने रॉयल के बारे में बताया, फिर यहाँ क्यू वाला जो है वो रॉयल पैलेसेस के बारे में बता रहा है, उसके बाद किंग के फंक्शंस और उसके बाद उनके बच्चों के फंक्शन जो भी कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है द राइज ऑफ ईस्ट एशिया इन द लेट 20th सेंचुरी में अल्टीमेटली प्रूव टू बी अ मोर इंपोर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट देन द कोलैप्स ऑफ कम्युनलिज्म। Translated into political terms, this means that the industrial capitalism is always accompanied by liberal democracy.
In the final 2 decades of the 20th century, economic growth rates on the western rim of the Pacific basin were between 2 and 4 times higher than those in the developed economic of Europe and North America. The widespread assumption has been that modernization means westernization. Certainly, the balance of the world's economic shifted markedly from the west to the east in this period. However, the notion that there is distinctively East Asia political form is less familiar ones. Okay, अब इसमें समझना है जैसे राइज हमने देखा है किसका, जो इसका द राइज ऑफ ईस्ट एशिया इन लेट 20th सेंचुरी में मतलब अल्टीमेटली प्रूव टू बी अ मोर इंपोर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट टाइम। ठीक है, तो इस राइज को हमने देखा है, तो इसके लिए हम बात करते हैं कि कौन सा सेंटेंस कनेक्ट होगा। देखो जो पी है इन द फाइनल 2 डिकेड्स, वो किसी फाइनल डिकेड्स की बात कर रहा है। ठीक है, द वाइड स्प्रेड एजम्पशन हैज बीन दैट और सर्टेनली द बैलेंस, हाउ एवर द नोशन दैट। ठीक है, यहाँ देखो ये जो हाउ एवर है तो लास्ट में जाता है ना, हाउ एवर द नोशन। ठीक है, सर्टेनली द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक शिफ्टेड मार्केटली फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट इन दिस पीरियड। कौन से पीरियड में, जो हमें बताया गया है। ठीक है, इस वाले पीरियड में आर से कहाँ शुरू है, आर से यहाँ शुरू है। देखो ये शुरू है और ये वाला शुरू है। आर से आपका या तो कौन सा शुरू है, ए वाला शुरू है या फिर आपका डी वाला शुरू है। ठीक है, ए वाला कहता है आर में कि अगर हमने ये कह दिया तो फिर एस कहता है हाउएवर, नहीं होगा। पी क्या कहता है, इन द फाइनल 2 डिकेड्स, इसमें ऐसा हुआ लेकिन द फाइनल 2 डिकेड्स ऑफ द ग्रोथ 20th सेंचुरी, डी करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से हमें पता चला कि ये वाला सेंटेंस इसके साथ लिंक है और इसके बाद में जो नेक्स्ट 2 डिकेड्स है, फाइनल 2 डिकेड्स है, वो ये डिस्कस किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 64 का डी होगा। नेक्स्ट आइए, 64 का डी होगा। मैं लिख देता हूं, कभी आपको लगे कि 2 जगह मार्क कर रखा है ना, ये नहीं है। ठीक है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है 65th। Manipur has a long and glorious history from before the beginning of the Christian era. Manipur regained, इसको छोड़ देते हैं 6 है। Then Manipur came under the British rule in 1891. Then किसके बाद, ये सोचने वाली बात है ना कि किसके बाद की आप बात कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आइए। The independence and sovereignty remain uninterrupted until the Burmese invasion and occupation for around 7 years in the first quarter of the 19th century, 1891 1826। याद रखना डेट्स को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये 91 की बात कर रहा है, ये 1819 to 96 की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मणिपुर कुड बी ट्रेस्ड बैक टू 33 AD विद द कोरोनेशन ऑफ नोंगडा लेरिन पखुंगबा। ठीक है, आफ्टर पखुंगबा। ठीक है, अ नंबर ऑफ किंग्स रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ मणिपुर। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज और समझ आई, वो ये समझ आ रहा है कि एक रूलर के बारे में बात हुई है। ठीक है, कोई एक रूलर है उसके बारे में बात हुई है और उसके बाद में उसकी जो हायरार्की उसके बारे में बात हुई। तो ये तो कंफर्म है ना कि आर के बाद एस होगा। आर के बाद एस देखो यहाँ भी और आर के बाद एस यहाँ भी है, आर के बाद एस यहाँ भी और आर के बाद एस यहाँ भी है। इन्होंने सब जगह फिक्स कर दिया। ठीक है, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब टाइम की बात करते हैं तो हम आपको कैसे बताते हैं कि जो टाइम होता है वो फ्लोइंग रिवर जैसे, पहले पास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, फ्यूचर आएगा। तो इन दोनों में पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा। ठीक है, क्यू के बाद पी होगा। अब क्यू के बाद पी यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ क्यू के बाद भी यहाँ नहीं है। ठीक है, अब बात आती है शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत आपकी अगर मैं देखूं क्यू से तो हो नहीं सकती। ठीक है, शुरुआत होगी आपकी यहाँ से, आर से, क्योंकि इसमें तो बताया गया कि हिस्ट्री क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, बात खत्म हो गई। ठीक, तो सीक्वेंस भी मिल गई, चेन भी समझ आई। ये सब कुछ एग्जाम में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है। इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर इरिगेशन। The large tracts of the country are deficient in rainfall and are drought prone, मतलब सूखा होगा। Winter and summer seasons are more or less dry in most part of the country. Irrigation is needed because of spatio-temporal variability in rainfall in the country. Northwestern India and Deccan Plateau constitute such areas. इसमें कुछ ऐसे एरियाज भी हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि आंसर कैसे निकालें, कहाँ से निकालें। सबसे पहले इरिगेशन की बात हो रही है एग्रीकल्चर में, मेनली यूज्ड इरिगेशन, और इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज, तो S1 के बाद आप आर को मार्क कर सकते हो। आर यहां भी दिया है और आर यहां भी दिया है। ठीक है, क्योंकि हम इरिगेशन की ही तो बात कर रहे हैं, तो इरिगेशन आपके सामने है। तो ए वाला कहता है कि इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ spatio-temporal variability in rainfall in the country. P कहता है the large tracts of the country are deficient in rainfall. आगे दिखा दिया। S क्या कहता है northern west Indian Deccan Plateau constitute such areas. अभी तक तो वो एरियाज भी नहीं बताए कौन से वाले। ठीक है, जो कहाँ लिखे गए हैं, अगर मैं सच एरियाज की बात करूं जो पी में लिखे गए, क्या क्या लिखे, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। ठीक है, दीज आर द सच एरियाज। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला ही होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री, विजयनगर जो था सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर, मतलब दोनों चीजें, शहर का भी नाम है और एम्पायर का भी नाम है। ठीक है, इन इट्स हेडे इट इज स्ट्रेस्ड फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला।
The empire was founded in the 14th century. In 1565, the city was destroyed and subsequently deserted. Although it fell into ruin in the 17th, 18th century, it lived on in the memories of people living in the Krishna, तुंगभद्रा जो आपका दोयब एरिया होता है. They remembered it as हम्पी, इसको हम्पी के नाम से जाना जाता है. A name derived from that of the local mother goddess पंपा देवी. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आते हैं कहां से निकालना होगा. देखो, जब विजयनगर के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप देखें तो फाउंडेड कहां हुआ है. सबसे पहले कोई एम्पायर है तो उसकी फाउंडेशन रखी गई है, तो क्यू से शुरुआत होना चाहिए. बड़ी लॉजिकल बात है, आगे कुछ भी समझा रहे हो. क्यू वाला सेंटेंस एक ही है तो आंसर तो हो गया. मिला लेते हैं. द एम्पायर वॉज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी. ठीक है, इन इट्स हेडे इट स्ट्रेस्ड फ्रॉम द रिवर कृष्णा. जब शुरू हुआ कहां से कहां तक था? इन द नॉर्थ ऑफ द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला. ठीक है, आर क्या कह रहा है? इन 1565 द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड. बिल्कुल सीधी बात है, क्यू में बसा होगा, आर में खत्म होगा, क्यू के बाद आर होना चाहिए. तो जैसे क्यू के पहले आ रहे वैसे ही नहीं हो सकता, क्यू के पहले आ रहे वैसे ही नहीं हो सकता, क्यू के पहले आ रहे वैसे ही नहीं हो सकता. पहले शहर बसेगा तभी तो डिस्ट्रॉय होगा. समझ गए ना? तो ये तो वैसे भी निकल गया था, कुछ भी नहीं करना था. ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades many organizations in both the manufacturing and service sector have faced dramatic changes in their business environment. To succeed in today's highly competitive environment, companies have made customer satisfaction an overriding priority. They have also adopted new management approaches, and manufacturing companies have changed their manufacturing systems and invested in new technologies. Deregulations and extensive competition from overseas companies in democratic markets have resulted in a situation in which most companies now operate in a highly competitive global market. At the same time, there has been a significant reduction in product life cycle arising from technological innovations and the need to meet increasingly discriminating customer demands. Okay, now let's see कि क्या कहा गया. अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पास्ट 2 decades में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो हमें चेंजेस दिखाई दिए हम उसको लेके इसका डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, देखिए, अब अगर हम देखें ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades many organizations in both the manufacturing and service sector have faced dramatic changes in their business environment. ठीक है, टू सक्सीड इन टूडेज हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट कोई मतलब नहीं बनता है. दे हैव आल्सो अडॉप्टेड, ये वाला आंसर हो सकता है ना, क्यू वाला. दे हैव आल्सो अडॉप्टेड या डीरेगुलेशन एंड एक्सटेंसिव कॉम्पिटिशन फ्रॉम ओवरसीज कंपनीज इन डोमेस्टिक मार्केट्स हैव रिजल्टेड. कि अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है उसमें क्या हुआ है, हम चेंजेस देख पा रहे हैं. ठीक है, तो जो आंसर होगा बेटा आर से शुरू होगा, क्योंकि अगर हम देखें ना दे हैव आल्सो अडॉप्टेड व्हाट, तो ये किसके लिए? उन कंपनीज के लिए. तो यहां से शुरू कर रहे हैं. फिर हमने कहा deregulation and extensive competition from overseas companies in domestic markets have resulted in the situation in which most companies now operate in a highly competitive global markets. आर के बाद इसका एट द सेम टाइम देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अराइजिंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से ये भी हुआ है. ठीक है, आर के बाद ऐसा होगा. पी कह रहा है टू सक्सीड इन टुडेज हाईली, इसमें सक्सीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एन ओवरराइडिंग प्रायोरिटी करनी पड़ेगी. ठीक है, सेटिस्फैक्शन एंड ओवरराइडिंग प्रायोरिटी. एंड दे हैव आल्सो अडॉप्टेड न्यू मैनेजमेंट अप्रोचेस, नई मैनेजमेंट अप्रोचेस भी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी. ये भी करना पड़ेगा और ऑल्सो का मतलब ये भी करना पड़ेगा. तो पी के बाद क्यू होगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट है ग्रीगोर John Mendel was G.J. Mendel was born on July 22, 1822, okay, in Austria. ठीक है, his pioneering work laid, उनका pioneering work था, laid the foundation of science in genetics and therefore he is known as the father of genetics. There he was exposed to the lab facilities and got interested in research and teaching. ऐसा लग रहा है ना कि कहीं उनको मौका मिला था. ठीक है, कहीं उनको मौका मिला था. मौका उनको कहाँ मिला था? ठीक है, ये हमें समझना है कि उनको मौका कहाँ मिला था. In 1843, Mendel began studying even while being a monk at the St. Thomas Monastery in Brno. ठीक है, his experiments focused on basic. उन्हें मौका मिला यहाँ आर वाले में, आर वाले में उन्हें मौका मिला ये वाला. ठीक है, देयर ही वाज एक्सपोज्ड टू द लैब. एक ही जगह लिखी गई है, बाकी कहीं लिखा ही नहीं गया. देखो कहीं नहीं लिखा गया. यहाँ से बताया गया उनको जेनेटिक्स में कहा जाता है. यहाँ उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे ये बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि ऐसी जगह है कहीं. बिगिन स्टडिंग इवन वाइल बीइंग अ मंक एट दैट सेंट थॉमस मोनेस्ट्री इन बर्नो. ठीक है, यहाँ इनको मौका मिला. तो मैं कह सकता हूँ आर के बाद क्यू होगा. आर के बाद क्यू होगा तो कहाँ का है? देखो आर के बाद क्यू यहाँ नहीं है, आर के बाद क्यू यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, और आर के बाद क्यू यहाँ भी नहीं है. तो ये आंसर मिल गया. क्या आप एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं? लेकिन एग्जाम में ऐसा करने के लिए आपको यहां बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, कि ये मौका मिला, ये मुझे समझ आ गया, तो मैंने आंसर ब्रेक कर दिया. नेक्स्ट आइए. तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि सारे नहीं करने हैं. मैं नहीं कह रहा हूं सारे करने, मैं बस ये समझा रहा हूं कि अगर आप इसमें से 10 के 10 देखें तो 5-6 आप कर सकते थे. जब ये पहला वाला क्वेश्चन थे, साहब बड़ी आसानी से निकाल सकते थे. महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. ठीक है, ये बेटा सॉल्ट ही लिखा है, SALT. ठीक है, दैट कुड यूनाइट द नेशन, की जोड़ सकता है. ऑन
31st January 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. ठीक है, ये दिखेगी. The idea was to make the demands wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. The idea was to make the demands wide ranging so अच्छा P के बाद Q और S P, अच्छा ये दो बार आ गया. ठीक है, ठीक. तो हमने कहा P हो गया, Q हो गया. ठीक है, P हो गया, R ये है, इसको हटा देते हैं इसे. तो यहाँ हो गया ना P के बाद Q भी हो गया. अब R कहते हैं सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड. द मोस्ट स्टेरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड ऑफ एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. ठीक है, ये था. तो अब क्वेश्चन आता है कहां से शुरू करें. ठीक है, देखिए महात्मा गांधी फाउंड द सॉल्ट, उन्होंने ये पाया, इसके बारे में लिखा तो उन्होंने कहां लिखा, P वाले में लिखा. ऑन 31 जनवरी 1930 उन्होंने एक लेटर भेजा वायसरॉय को. ठीक है, P वाले में. क्यों, क्या कह रहा है, क्यों कहता है द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन, मतलब ये था कि सबको एक साथ जोड़ दिया जाए. ठीक है, इसके बाद में देखो एस कह रहा है द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू एबोलिश द सॉल्ट टैक्स. ठीक है, ये सबसे ज्यादा था क्योंकि सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम्स था. ठीक है, तो P से शुरू होगा, अगर P से शुरू होगा तो A वाला आंसर होगा. R पे लास्ट का है तो द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल. ठीक, तो करेक्ट आंसर आपका ये वाला होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. ठीक है, सोल ऑफ विट है. अब क्वेश्चन ये आता है कि करना क्या है, अपोजिट इन मीनिंग बताना. बड़ा सा दिखाई देता है. ब्रेविटी मतलब होता है संक्षिप्तता, तो कंसीजन संक्षिप्त होगा, इकोनॉमी संक्षिप्त होगा, टर्स माने संक्षिप्त होगा, तो वर्बोसिटी होता है बढ़ चढ़ के बोलना. सो डी करेक्ट आंसर होगा. तो 71 का आंसर डी होगा. ठीक है, नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेंड द ग्रेन्स टू मेक अ स्मूथ पेस्ट. ब्लेंड करना मिलाना होता है, मिंगल करना मिलाना होता है, कोलेस कर देना गाढ़ा कर देना होता है, एमलगमेट मिलाना होता है. तो करेक्ट आंसर ए वाला होगा. ये सारे गलत हो जाएंगे, सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना. ठीक है, सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना. ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट वेस्टेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी. कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है, कंसिडरेबल होता है बहुत ज्यादा. ठीक है, सब्सटेंशियल होता है बहुत अच्छे से, कहते हैं ना इसके अंदर सब्सटेंशियल चीजें हैं, यानी कि जिनका अपना वॉल्यूम है. ट्रिफलिंग छोटा मोटा होता है, प्लेंटीफुल बहुत ज्यादा होता है, अबंडेंट बहुत ज्यादा होता है. तो करेक्ट आंसर बी ही हो सकता है 73 का. नेक्स्ट आइए. क्वेश्चन नंबर 74. शी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल पीपल हु haven't been to college. ठीक है, she has always been disdainful. disdain माने होता है हेट के लिए हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, हेट के लिए इसका यूज करते हैं. तो contemptuous भी हेट के लिए आता है, गलत है. dismissive भी हेट होगा, scornful भी तिरस्कार करना होगा. डी आंसर होगा respectful. ठीक है, डी आंसर होगा respectful. नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट है ही हैड अ फ्रेगल लंच. फ्रेगल मतलब होता है जिसमें कम पैसे डाले गए हो. ठीक है, स्पेयरिंग सेम होगा. एक्स्ट्रा वेकेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये आंसर हो सकता है. ठीक है, मीगर नहीं होगा, डिलीशियस नहीं होगा, डिलीशियस टेस्टी होता है. तो फ्रेगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, सस्ता सा. एक्स्ट्रा वेकेंट बी करेक्ट आंसर होगा, मार्क कर लेंगे. ठीक है, 75 का करेक्ट आंसर बी होगा. नेक्स्ट आइए. ही इज फोर्स्ड टू लीड एन आइटिनरेंट लाइफ. आइटिनरेंट लाइफ होती है ऐसा जीवन जो आदमी घूम घूम के बिताता है, जिसको आप वॉन्डर कह सकते हैं, नोमेड कह सकते हैं. ठीक है, तो वैग्रेंट नहीं होगा घूमने वाला, रोविंग भी घूमना होता है, ये भी नहीं होगा. ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सेटल्ड लाइफ. ठीक है, सेटल्ड, नोमेड भी घूमने वाले होते हैं, तो करेक्ट आंसर सेटल्ड लाइफ होगा. 76 का सी होगा. ठीक, नेक्स्ट आइए. His malicious intentions were aborted. Malicious होती है बुरी intentions. ठीक है, तो pernicious भी नेगेटिव होता है, hateful, spiteful भी hateful होता है. देखो एक ही वर्ड दो बार पूछ लिया गया इसी पेपर में, इससे पहले भी spiteful था. और vindicative होता है जिसमें आप बदला लेने की बात करते हैं, तो पॉजिटिव वर्ड होगा benevolent. ठीक है, benevolent जिसमें आप किसी के अच्छे की कामना करते हैं. नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट कहता है कॉमिक्स टेंड टू परपेचुएट सेवरल मिथ्स. मतलब बहुत सारे मिथ्स को वो परपेचुएट करते हैं, यानी कि दिखा देते हैं. ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, परपेचुएट करना, बता देना होता है. तो देखो सीज माने रोक देना, कंजर्व करना, सस्टेन करना और मेंटेन करना. अगर आप इसमें देखें तो एक ही वर्ड हो सकता है. कंजर्व मतलब बचा के लंबे समय तक रखना, सस्टेन करना भी होता है, मेंटेन करना भी. तो सीज माने स्टॉप कर देना होता है. तो करेक्ट आंसर 78 का ए होगा. ठीक है, नेक्स्ट आइए. कृष्णा इज अ राउंड रिडाउटेबल थोड़ा सा लगा पर्सन. ठीक, कृष्णा इज अ रिडाउटेबल पर्सन. ठीक, रिडाउटेबल है तो फॉर्मिडेबल होगा, फियरसम होगा, और इंस्पायरिंग होगा, अनइंप्रेसिव होगा. तो रिडाउटेबल का मतलब क्या, बढ़िया. ठीक है, एकदम सही सा पर्सन. ठीक, तो अनइंप्रेसिव क्या हो सकता है, इंस्पायरिंग नहीं होगा, फियरसम नहीं होगा. फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जो थोड़ा सा फियर को इंस्पायर कर दे. आप इसको लिख सकते हो, आप इसको भी लिख सकते हो इंस्पायरिंग फियर, जिसमें थोड़ा सा भय पैदा कर देता हो. तो ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया. तो करेक्ट आंसर डी होगा. अनइंप्रेसिव है, बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब फियर को इंस्पायर कर सकता है, फियर सम होगा और इंस्पायरिंग होगा, तो डी आंसर होगा. नेक्स्ट आइए.
द मूवी इज अबाउट फ्यूजन ऑफ ओल्ड एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज। ठीक है, फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन माने तो मिला देना होता है ना, तो देखो इसका भी आंसर क्या होगा, दिख गया, सेपरेशन। तो ज्वाइनिंग नहीं होगा, बॉन्डिंग और ब्लेंडिंग तो सेम है, सेपरेशन। देखिए सेम वर्ड दोबारा पूछ लिया गया, तो पेपर में कहते हैं बच्चे रिपीट नहीं करते, तो इसी पेपर में वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, खूब आराम से देख रहे हो आप। ठीक है, आज नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ये है बच्चों आपके लिए इन दिस सेक्शन देयर इज अ पैसेज। ये एक पैसेज दिया गया जिसे हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट दिया गया है। देखो, एनी वर्ड टू कंसीडर नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन रिगार्ड टू एनी वर्ड, ये कनेक्टिंग होगा, डिस्क्राइबिंग होगा, लिंकिंग होगा। इन रिगार्ड टू, जब हम किसी के बात में करते हैं, रिगार्ड देते हैं, ठीक है, तो हम करेक्ट आंसर ए मार्क करेंगे, अबाउट या कंसर्निंग। तो जब मैं कंसर्न होता हूं किसी वर्ड को लेकर, तो इन रिगार्ड टू एनी वर्ड टू कंसीडर ध्यान देते हैं, नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन पास्ट एग्रीमेंट्स। ठीक है, एंड इट्स रियल जस्टिफिकेशन इन द बैलेंस ऑफ गुड होगा, या अनटिल बट या अनलेस होगा। अब आप ये देखो बस यहाँ पे चीजें लिखी कैसे गई हैं। लिखी गई है कि हम पास्ट एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, बट लेकिन क्या होता है, अपोजिट है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी। बट इट्स रियल जस्टिफिकेशन इन द बैलेंस ऑफ गुड किस में होता है, मतलब पास्ट का एग्रीमेंट देता है ना। देखो दोबारा देखो, अगर मैं कंसर्न होता है वर्ब को लेके, टू कंसीडर नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन एग्रीमेंट्स, पास्ट एग्रीमेंट्स, इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन पास्ट एग्रीमेंट्स में नहीं है, बट इट्स रियल जस्टिफिकेशन इन द बैलेंस ऑफ गुड। बैलेंस ऑफ गुड, गुड को बैलेंस करने में है, which it is to bring to mankind at the beginning of a war, जो लेके आता है mankind के लिए at the beginning of the war। कहने का मतलब ये कि वॉर की शुरुआत इसीलिए की जाती है कि भाई पीस स्थापित होगी, शांति आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ईच नेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड, हर जो नेशन है एक इन्फ्लुएंस में रहता है, उसको क्या कहते हैं, डिसलॉयल्टी कहते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। पैट्रोटिज्म हो सकता है, इनफिडिलिटी और फॉल्सनेस नहीं होगा। हर राष्ट्र कहता है कि हम पूरे पैट्रोटिक हैं। पैट्रोटिज्म बिलीव्स दैट इट्स ओन विक्ट्री इज, क्योंकि जो विक्ट्री है ना, इज क्या होगी, नेशनली होगी, इंडिविजुअली होगी, ऑटोनॉमसली होगी, या बोध होगी, सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस। ठीक है, तो उनकी विक्ट्री कैसी होगी, अब यहां आप इसको ऐसे समझो कि नेशनली या इंडिविजुअली नहीं होगी, बोध होगी उनकी विक्ट्री, बोध सर्टेन है, एंड ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस टू मैनकाइंड। वो कहते हैं कि हमारी जो जीत है ना वो निश्चित है, और साथ के साथ ग्रेट इंपोर्टेंस टू मैनकाइंड है, मतलब हम मैनकाइंड के लिए कुछ नया सर्व करने वाले हैं। द प्रेजवर्दीनेस ऑफ दिस बिलीफ हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मैक्सिम ऑफ कॉमन सेंस even when war is actually in progress. It is held, has been withheld, was held, या had been withheld to be natural and right that a citizen of a enemy country। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे केसेस में क्या है कि जब आप कह रहे हो कि दिस बिलीफ हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मैक्सिम, ये सब जगह माना जा रहा है, मतलब हर किसी को ऐसा लगता है कि हम बेस्ट और हम ही जीतेंगे। ठीक है, तो इवन व्हेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, जब वॉर प्रोग्रेस में है, इट, अब जब वॉर प्रोग्रेस में है तो तभी क्या होगा, तब प्रेजेंट लिखा जाएगा, तो ये दो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर होगा इट इज हेल्ड, ये मान लिया जाता है टू बी नेचुरल एंड राइट दैट अ सिटीजन ऑफ अ एनिमी कंट्री, कोई भी एनिमी कंट्री का जो सिटीजन होगा ना, शुड रिगार्ड द विक्ट्री ऑफ हिज साइड एज एश्योर्ड एंड हाईली। हर कोई रिगार्ड करता है अपनी साइड की विक्ट्री को एश्योर्ड और हाईली है। हाईली अनप्लेजेंट होगा, अनलाइकली होगा, डिजायरेबल होगा, मैलिग्नेंट होगा। अब इसे आप नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड की मदद से भी ब्रेक कर सकते हो। कैसे, देखो अनप्लेजेंट नेगेटिव वर्ड है, कोई नहीं रिगार्ड करेगा, हाईली अनप्लेजेंट, ना हाईली अनलाइकली होगा, ना हाईली मैलिग्नेंट होगा, तो हाईली डिजायरेबल होगा कि विक्ट्री होगी। भाई हम हाईली क्या चाह सकते हैं, पॉजिटिव चीजें चाह सकते हैं, नेगेटिव थोड़ी चाहेंगे, तो हाईली डिजायरेबल होगा। नेक्स्ट आइए, concentrating attention upon the supposed advantages of the victory of our own side, concentrate करते हैं attention को upon the supposed advantages of the victory on our own side, कि हमारी तरफ ही होगी। we becoming more or less blind to the evil inseparable from war, तो we becoming या we become या we had become या we have becoming। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम कब की बात करें, अब सेंटेंस सीधा सीधा है कि हम कब की बात करें, तो we becoming नहीं है कि हम बन रहे, we become हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट की बात करें कि सपोज कि अटेंशन अपॉन द सपोज, पहले भी सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा गया था, तो we become more or less blind हो जाते हैं, हैड बिकम पास्ट की बात नहीं करेंगे इससे पहले कभी, और हैव बीन बिकम नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा वी बिकम। ठीक है, मोर और लेस ब्लाइंड टू द इविल्स, करेक्ट आंसर बी वाला होगा, इसको मार्क भी कर लेंगे। टू द इविल्स इंसेपरेबल फ्रॉम वॉर, जो वॉर से इंसेपरेबल है, एंड इक्वली सर्टेन विच एवर साइड में अल्टीमेटली प्रूव, कि कौन सी साइड सक्सेसफुल होगी, थ्राइविंग होगी, विक्टोरियस होगी, फॉलिंग होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंसर है इसको तो कोई भी बता सकता है, जब युद्ध की बात हो रही है तो सिर्फ विक्ट्री होगी। करेक्ट आंसर बेटा सी वाला होगा, विक्टोरियस होगा। ठीक है, ये सब गलत है, विक्टोरियस होगा। नेक्स्ट आइए, सॉरी क्या है, येट सो लॉन्ग एज दीज आर नॉट फुली रियलाइज्ड इट इज इम्पॉसिबल टू जज होगा, टू बी जज्ड होगा, टू जजिंग होगा, या हैविंग जज्ड होगा। अब इस सेंटेंस को भी आप ग्रामर की मदद से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि इट इज इम्पॉसिबल टू जज होगा। देखो टू बी जज्ड नहीं होगा किसी के द्वारा, हम खुद जज कर रहे हैं, इम्पॉसिबल करना मुश्किल है तो जज करना इम्पॉसिबल है। टू के बाद जजिंग हो नहीं सकता है, ये भी हटा देते हैं, और हैविंग जज्ड मतलब कब, पहले से जज कर रखा है, तो करेक्ट आंसर ए होगा, टू जज होगा। ठीक है, जस्टली whether a war is or is not likely to be beneficial to the human race although, जो भी आगे रहा हो। तो यहाँ जो एक सेंटेंस है इसका भी एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, उसे समझ लो।
हमने लिखा है और, तो वेदर के साथ ही तो और आता है, ये तो सिर्फ किसी के साथ और आता ही नहीं है, तो वेदर अ वॉर इज और इज नॉट लाइकली टू बी बेनिफिशियल, ए करेक्ट आंसर होगा, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 में कहा गया स्टीव हैज गॉन अवे, ही विल बी अवे मंडे। अब ये है क्या, इसमें आपको प्रपोजिशन और डिटर्मिनर्स भरने हैं, ये एक सेक्शन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, ठीक है। स्टीव हैज गॉन अवे, ही विल बी अवे मंडे, ठीक। अब मंडे के पहले ऑन भी आ सकता है, बाय भी आ सकता है और अंटिल भी आ सकता है, लेकिन और फ्रॉम भी आ सकता है, ठीक है। तो अब इसके अलग अलग कौन से मतलब आंसर्स हो सकते हैं, जैसे अगर वो सिर्फ काम मंडे को ही होगा तो ही विल बी हियर ऑन मंडे होगा, ठीक है। अगर वो मंडे तक यहाँ आ जाएगा तो डेडलाइन सेट की गई तो ही विल बी हियर बाय मंडे होगा, ठीक है। ही विल बी अवे, जैसे यहाँ लिखा गया कि ही विल बी अवे कब तक बेटा, अंटिल मंडे, मंडे तक वो दूर रहेगा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ फ्रॉम मंडे, दिस विल हैपन फ्रॉम मंडे, मंडे से होना शुरू होगा, या एग्जाम्स विल कमेंस फ्रॉम मंडे, मंडे से हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर है सी वाला होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है आई विल सी यू फ्राइडे मॉर्निंग। अब दोबारा से वही दिया गया फ्राइडे। अब जो आपके होते हैं डेज होते हैं, इनके पहले आप क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो, तो अभी मैंने बोला था वैसे ही है कि आई विल सी यू ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, मैं फ्राइडे मॉर्निंग में आपसे मिलूंगा। राइट योर नेम द टॉप ऑफ द पेज। अब अगर मैं कहता हूं कि पेज के टॉप पे लिखना है तो एट आएगा, इन आएगा, ये तो सबसे आसान हो गया ना, एट द टॉप ऑफ द पेज होगा, क्योंकि बाकी कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है सोहन इज स्टडिंग द यूनिवर्सिटी, इन द यूनिवर्सिटी, एट द यूनिवर्सिटी, ऑन द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब इतना तो समझ आ रहा है कि ऑन एंड फ्रॉम तो हो नहीं सकता है, इन और एट हो सकता है। इन हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज सराउंडेड बाई समथिंग हो, लेकिन मैं एड्रेस कर रहा हूं कि एक पॉइंट ऑफ प्लेस जहां वो पड़ता है, तो एट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है ही इज इंडेबिटेड हिज फ्रेंड, तो ही इज इंडेबिटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड, बाय हिज फ्रेंड या टू हिज फ्रेंड, तो कौन सा आंसर होगा। अब जब आप इंडेबिटेड कहते हैं तो इंडेबिटेड के बाद बेटा टू फिक्स प्रपोजिशन आती है, तो ही इज इंडेबिटेड टू हिज फ्रेंड जो डी में दी गई है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल माई स्पाउस डेट्स, क्या मैं अपने जो स्पाउस के डेट्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूंगा। तो अगर मैं देखूं तो रिस्पॉन्सिबल टू बाई या विद, रिस्पॉन्सिबल फॉर विल बी द करेक्ट आंसर, फॉर आंसर होगा, और फॉर दिया गया ए पार्ट में, ठीक है। 96 का ए आंसर होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर। आई वॉज फन टू हैंग आउट द पायर, ठीक है, हैंग आउट द पायर। अच्छा ये वो होता है जो रिवर होती है ना, उसमें जो लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं ना, जिसपे चल के आप नदी के थोड़ा सा अंदर तक जा सकते हैं, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करें क्या होगा, देखो आई वॉज सॉरी इट वॉज फन, सॉरी आई नहीं, इट है बेटा, इट वॉज फन टू हैंग आउट, कहाँ, इसके नीचे डाउन, विद तो होगा नहीं, इन नहीं होगा, बीनीथ, ठीक है। अभी होता है क्या, नदी के ऊपर होता है तो डाउन मतलब हो सकता है कि यहाँ पैर है, मैं यहाँ हूं, इसके नीचे हूं लेवल में, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उसके नीचे जाने में, जहां पानी वाली जगह होती है, तो करेक्ट आंसर है बीनीथ होगा, बीनीथ को मार्क करेंगे, ठीक है। आप समझ गए ना, जैसे यार मानो ये नदी है, इस नदी के ऊपर ऐसे एक पुल बना हुआ है यहाँ तक, मतलब दोबारा समझाता हूँ, ये नदी हो गई, ऐसे समझो यहाँ से एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ तक जाने के लिए, बीच तक, बस ऐसे खड़ा है, यहाँ से आप गए तो आप क्या चाहोगे, इसके नीचे यहाँ खड़े होना है, इसके नीचे बिल्कुल नीचे जाना, तो यहाँ की बात करें तो बीनीथ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है कैन यू पास सुगर प्लीज। अभी जो सुगर है, सुगर कैसा नाउन है, बड़ी सीधी बात है, सुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए या एन तो हो ही नहीं सकता, एन तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दा होगा, कैन यू पास द सुगर, क्योंकि वो वाली सुगर जिसको वो एड्रेस कर रहा है, तो एड्रेस कर रहा है तो आर्टिकल दा लगेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा जाता कि आई डू नॉट लाइक सुगर, मुझे सुगर पसंद नहीं है, तो कोई आर्टिकल नहीं आता, तभी इन जनरल होता, लेकिन ये फिक्स है कि इस वाली सुगर की हम बात कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। आर ट्रेन लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5, तो आर ट्रेन लीव्स फ्रॉम आ प्लेटफॉर्म, एन प्लेटफॉर्म या द प्लेटफॉर्म। अभी बताओ जब आप फिक्स कर रहे हो कि किस प्लेटफॉर्म की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो वो द होना चाहिए कि आर ट्रेन लीव्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 5, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि ये फिक्स्ड है, तो करेक्ट आंसर क्या लगेगा, नो आर्टिकल, कोई नहीं लगेगा। आप देखेंगे तो आपका सेंटेंस होगा आर ट्रेन लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5, लीव फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 5 नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने कहा चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली। अब कौन सा, देखो चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, अगर ये प्लूरल नाउन है तो ए तो होगा नहीं, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं एनी माने कोई जो नेगेटिव सेंस में आता है तो नेगेटिव वाला बना नहीं, ठीक है, हटा दो। मच होगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो ऑप्शन बचा ए सम चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली आंसर होगा। बढ़िया आगे। Each of the following items featured one part of a sentence followed by 4 alternatives. Complete the sentence by choosing the correct alternative. आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए, बस इसको कंप्लीट करना है इसके साथ मिला के, ठीक है। They were informed that the inaugural version of the scheme had 3 parts होगा, या was 3 parts हो नहीं सकता है। दे वर इन्फॉर्म्ड पास्ट की बात करें तो हैव नहीं आ सकता है, हैड के बाद कभी हैज नहीं आ सकता, तो दो चीजें तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगी, पास्ट के साथ हैव नहीं आएगा, हैड के साथ कभी हैज नहीं आ सकता, दो ही बचे, ठीक है। अगर दो ही बचे हैं तो मैं कह सकता हूं वर्ड 3 पार्ट नहीं होगा, रखने की बात है, पोजीशन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। What would you do if you would won a lot of money? If you have won, ठीक है। अब ये प्रेजेंट वाला तो आंसर हो नहीं सकता है और फ्यूचर वाला नहीं हो सकता है, दो बचे। If you would, if के साथ would नहीं आता, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा, बात करता हूं, करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग वी हैड गॉन आउट
वी कुड गो आउट, वी शुड गो आउट, वी ऑट टू गो आउट। अब ये भी दोबारा से आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है। अगर कंडीशनल है तो वी हैड गॉन तो होगा नहीं, इफ इट स्टॉप रेनिंग तो हम पहले ही चले गए, ठीक है। कुड गो पॉसिबिलिटीज है, शुड माने चाहिए नहीं होगा, और ऑट टू मतलब कर्तव्य नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी वाला, वी कुड गो आउट, ठीक है। पॉसिबिलिटीज हैं, वी कुड गो आउट होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट मी नो इफ यू हैव एनी फर्दर न्यूज। इफ यू हैड, लेट मी नो मुझे जानने दो, ठीक है। इफ यू हैव एनी फर्दर न्यूज हो सकता है, इफ यू हैड एनी फर्दर न्यूज पहले से रखते थे, नहीं। इफ यू हैज, यू के साथ हैज आता नहीं है। इफ यू हैड के साथ हैव नहीं आ सकता, हैड के साथ हैड आ सकता है, यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो होगी, तो करेक्ट आंसर आपका 104 का ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। वी स्टेड एट द चीप होटल इन द टाउन, एट द चीपर होटल इन द टाउन, या एट द चीपेस्ट होटल इन द टाउन, या एट अ चीपेस्ट होटल इन द टाउन। सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट है, बड़ा सीधा सा तरीका है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा लगाते हैं, एट द चीपेस्ट होटल इन द टाउन होगा। Julia got married as she was 22 when she was 22 because she was 22 since she was 22। तो क्या आंसर होगा? बड़ा सिंपल सा तरीका है कि when she was 22 तब उसकी शादी हुई थी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, what time does this train get at London? What time does this train get in London? Get into London या get to London? अब हम यहां बात करें किसी चीज के पहुंचने की, तो does this train get to London होगा, ना get at होगा, ना get in होगा, get to London होगा, ठीक है। पहुंचने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, गेटिंग ऑफ इन योर न्यू जॉब, गेटिंग अलोंग योर न्यू जॉब, गेटिंग ऑफ इन योर न्यू जॉब। अब आप अपनी जॉब के साथ कैसा कर रहे हो, ठीक है, ये पूछा गया। तो गेट ऑन होता है किस चीज के साथ, टिक जाना, तो गेट ऑन इन योर न्यू जॉब विल बी द करेक्ट आंसर, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, आई एम ट्राइंग टू शट डाउन ऑन कॉफी, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कॉफी, ब्रेक डाउन ऑन कॉफी और टर्न डाउन ऑन कॉफी। अब ये मतलब क्या होगा, आप कहना ये चाह रहे हो कि आप कॉफी को कम करना चाहते हो, तो शट डाउन कर देना तो ऑपरेशंस को बंद कर देना होता है, कट डाउन कम कर देना होता है, ब्रेक डाउन तोड़ देना होता है स्टेप्स में, और टर्न डाउन पलट देना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका कट डाउन होगा कि आप कम करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, Many accidents cause careless driving, have caused careless driving, are caused by careless driving, will cause careless driving। बिल्कुल सीधा तरीका है, अगर आपको पैसिव वॉइस आते हैं तो आप बता सकते हैं कि मैनी एक्सीडेंट्स हैव कॉज्ड इसके द्वारा होते हैं, केयरलेस ड्राइविंग के द्वारा, ठीक है। सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये एक पैसेज है, एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट से, फिर इसके आंसर्स भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए, The third great defect of our civilization. The third great defect of our civilization is that it does not know what to do with its knowledge. Science has given us power to powers fit for the gods, yet we use them as small children. For example, we do not know how to manage our machines. Machines were made to be humanity's servants, yet man has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his masters. Already, most people spend most of their lives looking after and waiting upon machines, and the machines are very stern masters. They must be kept at the right temperature, and if they do not get their meals when they expected them, they grow sulky and refuse to work or burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all around. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. Already we find it difficult either to work or play without the machines, and time may come when they will rule us altogether, just as we rule the animals. And this brings me to the point at which I asked, what do we do with all the time which the machines have saved for us and the new energy they have given us? On the whole, it must be admitted we do very little. For the most part, we use our time and energy to make more and more energy. And what are we do with them? The answer, I think, is that we should try to become more civilized. For the machines themselves and the power which the machines have given us are not civilization but aids to civilization. Okay, तो ये machines के बारे में लिखा गया है कि machines कहते होते, but you will remember that we agreed at the beginning that being civilized meant making and linking beautiful things, thinking freely and living rightly, and maintaining justice equally among people. A person has a better chance today to do these things than he or she ever had before. He or she has more time, more energy, less to fear and less to fight against. If he or she will give his or her time and energy which his or her machines have won for him or her to make more beautiful things, to find out more and more about the universe, to remove the cause of quarrels between nations, to discover how to prevent poverty, then I think our civilization would undoubtedly be the greater, as it would be more lasting than it has ever been. तो मशीन्स को लेके लिखा गया, द चेरनर टूर ऑफ द पैसेजेस कैसी है, क्रिटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इंफॉर्मेशनल है। बात यह है कि जब हम इस पूरे पैसेज को देखते हैं तो मशीन्स को कहा गया है कि मशीन्स को हमने बनाया था सर्वेंट,
लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी मास्टर बनती जा रही है और वो बहुत स्टर्न मास्टर्स हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिकल चीज हो सकती है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, इट्स नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मशीन्स की वी हैव सम मशीन्स दे आर वर्किंग इन दिस फंक्शन एंड दे आर फंक्शनैलिटी एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग लाइक कि ये कैसे काम करती हैं, ठीक है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव भी नहीं है कि करके दिखाए, इंफॉर्मेशनल नहीं है। तो यहाँ क्रिटिकल टोन है, यू हैव टू बी सीरियस, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ मशीन्स हैज फेल्ड टू ब्रिंग अस, जो यूज ऑफ मशीन्स है ना, हैज फेल्ड टू ब्रिंग अस स्पिरिचुअल फ्रीडम, कि हम क्या नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, हम स्पिरिचुअल फ्रीडम नहीं पा रहे हैं, या फिर मोर लेजर एंड मोर एनर्जी, या स्लेवरी एंड डिस्ट्रक्शन, या फिर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो द यूज ऑफ मशीन्स हैज फेल्ड टू ब्रिंग अस कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये कमी है, ठीक है। स्लेवरी एंड डिस्ट्रक्शन वहां है, बिल्कुल होगा, मोर लेजर एंड मोर एनर्जी, इसीलिए हम बना रहे हैं। नेक्स्ट आइए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर सिविलाइजेशन वुड बी मेड ग्रेटर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर सिविलाइजेशन वुड बी मेड ग्रेटर if man develops his time to make more beautiful things, if man looks after and waits upon machines, if machines are made man servants, if man discovers how to prevent poverty। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो इसमें बड़ा सीधा है, our civilization would be made greater if man devotes his time to make more beautiful things, ठीक है, ये आंसर होगा, इससे होगा if man looks after the and waits upon machines, से नहीं होगा कि हम उसका इंतजार करते रहें। According to the passage, which one of the following descriptions about machines is true? machines के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो बिल्कुल सही है, जैसे they already rule us like we rule animals, no, they wait upon us attentively, no, they are inexorable masters, बिल्कुल वो tough stern masters हैं, C will be the correct answer। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू वी यूज द पावर्स बेस्टोड अपॉन अस बाय साइंस, कैसे हम अपनी पावर्स को यूज करते हैं जो साइंस ने हमें बख्शी है या फिर दी है, ठीक है। हम उन्हें जुडिशियली यूज करते हैं, टेम्परामेंटली, डिविडेंटली या इरेशनली, डी विल बी द करेक्ट आंसर, हमें बिना रेशनली लॉजिकली नहीं यूज करें, इरेशनली यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट आइए, this is the next passage we have, plastic is an essential commodity with multiple use based on its key qualities of malleability, flexibility and durability. Plastic are omnipresent in agriculture, fisheries, renewable energy, transport technology, retail, textiles, personal care products, and all the other sectors and industries that directly or indirectly affects our daily life. Plastic has indeed made our lives more convenient, but it has come at a higher price than we imagined. The plastic pollution overflowing our landfills, clogging waterways, and infiltrating the ocean is primarily made of discarded items and packaging. Plastic lasts for hundreds of years, slowly disintegrating into smaller and smaller pieces, but never fully degrading. Indeed, one of the key perks of plastic is its longevity. And yet, the plastic packaging of nearly every product we purchase and many plastic products themselves are intended to be discarded after a single use. Throwaway plastic is an oxymoron, but it has become our sad, increasingly dangerous reality. Plastic pollution should make everyone angry. This is a crisis we can see with the naked eyes day in and day out. Plastic has been found on even the most remote and inhabited islands and in the deepest parts of the ocean. Because we can see it, we are more keenly aware of it. Unlike some other forms of pollution, in 2019, the World Health Organization (WHO) called for further studies on the impacts of microplastic on human health. An initial study hampered by the lack of adequate data concluded microplastic pose no danger at current levels. WHO 2019, although the WHO report was inconclusive about the effects of plastic on human health. Other studies have linked the chemicals in plastic to negate health outcomes, including endocrine disruption. DABRE 2020 plastic particles have been detected in drinking water and in the food we eat, with a 2019 study commissioned by WWF estimating humans consume about 5 grams or 1 credit card in weight of plastic every week. We have seen the devastating effects plastic has on marine life. For instance, unable to process ingested plastic waste pieces, seabirds and other sea creatures starve to death. We have seen sea turtles and other animals tangled in fishing nets or trapped in plastic packaging. Plastic pollution also wreaks havoc on lands, clogging drains and preventing rainwater from soaking into the soil, which leads to flooding. Terrestrial creatures also suffer the effects of plastic waste, with some getting trapped in discarded plastic bags and suffocating to death. So these are the impacts of plastic, how it is impacting the human life. Now, the plastic has distressing effects on only humans, only marine life, both human and marine life, none of the above. मुझे लगता है एक बार पढ़ के क्वेश्चन समझ आ गया दोनों के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर भी और मैरिन लाइफ के ऊपर भी, ठीक है ना। प्लास्टिक एंड प्लास्टिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड इन द ओशन डेप्थ्स, ऑन माउंटेन टॉप्स, इन मेटल्स एंड मिनरल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो कहां कहां पाए जा रहे हैं अगर देखा जाए तो यहाँ है ऑन द ओशन डेप्थ्स, बिल्कुल लिखा गया, माउंटेन टॉप्स का कहीं जिक्र नहीं है, तो करेक्ट आंसर ए वाला होगा। अब इन द मेटल्स एंड मिनरल्स में भी नहीं था, तो ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। बच्चों ने जल्दबाजी में इसका डी आंसर दिया होगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन अपीयर्स टू बी एन एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक हो सकता है, पेंडेमिक हो सकता है, स्मॉल मीनियस हो सकता है, टेम्पोरल हेल्थ इश्यू होगा। तो एक टेम्पोरल तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये क्या होगा, एक पेंडेमिक होगा, यानी कि सब लोग इसमें फंस जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे।
प्लास्टिक इज कंसिडर्ड एन इसेंशियल कमोडिटी बिकॉज प्लास्टिक को इसेंशियल कमोडिटी क्यों माना गया है? इट हैज मेड आवर लाइफ इजियर, अ कॉज हेल्थ हजार्ड, अ क्लॉग नेचुरल इकोसिस्टम, इट हैज मल्टीपल यूजेस इन आवर एवरीडे लाइफ। भाई सीधी सी बात है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑल द पैकेजिंग्स आर डन। द वर्ड क्लॉगिंग इन द पैसेज मींस, क्लॉगिंग का मतलब क्या? ऑब्स्ट्रक्शन है, फ्लो है, ओपनिंग है, क्लियरिंग है। अगर इन तीनों वर्ड्स को देखें, तीनों का मतलब तो सेम ही है ना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर ए होगा। भाई फ्लो होना, ओपनिंग होना, क्लियरिंग होना, तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ये था आपका आज का बच्चों पेपर। तो बात कर लेते हैं जो बच्चे सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। सीडीएस टॉपर्स चॉइस बैच आपके लिए है। सीडीएस 1 2026 के लिए 800 घंटे से ज्यादा का ये बैच है, जिसमें 30 प्लस मॉक टेस्ट है, 3000 पेजेस से ज्यादा के हैंड रिटन नोट्स हैं, और बाकी सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना है। बात करते हैं कैप्सूल कोर्सेज को लेके। तो बेटा कुछ कैप्सूल कोर्सेज हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं पॉलिटी है, कंप्लीट इंग्लिश मेरा है, कंप्लीट मैथ्स है, ज्योग्राफी हिस्ट्री है, तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैप्सूल कोर्सेज उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो चाहते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ना। साथ के साथ देख सकते हैं ये कुछ टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। पढ़ते हो तो टेस्ट सीरीज होना बहुत जरूरी है, तो सीडीएस के लिए भी, ओटी के लिए भी, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी टेस्ट सीरीज यहाँ अवेलेबल है। तो अगर मैं देखूं हैंड रिटन नोट्स बाय टॉपर्स, तो ये बेटा हैंड रिटन नोट्स लिखवाए गए जो 3000 से ज्यादा पन्नों के हैं। आप सीडीएस के लिए ले सकते हैं, ओटी के ले सकते हैं, और बाकी किसी सब्जेक्ट के भी आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ये कुछ हमारे फीचर्स हैं, लाइक डिजिटल बेंचर्स पे हम आपको एक स्टडी प्लानर देते हैं, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज है, मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है, हैंड रिटन नोट्स, और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिन्हें आप ज्वाइन करेंगे। आपको पीडीएफ जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? डिजिटल बेंचर्स टेलीग्राम चैनल पे, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7800099699, जैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई मिलते हैं आपसे ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ। अब आपको कहीं नहीं जाना है, सारे सीडीएस के इंग्लिश के पेपर्स आपको यही एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। खूब आराम से प्रैक्टिस करो बिफोर एग्जाम। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।